एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में हम बात करेंगे इग्नू एमए हिस्ट्री के सेकंड ईयर के सब्जेक्ट मैराथन सेशन के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, जून में अभी आपका एग्जाम है 2025 में। हमारा जो सबसे पहला सब्जेक्ट है MHI 103, जो कि आपका हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च यानी कि हिस्ट्री राइटिंग, इतिहास लेखन के बारे में। तो यहाँ पर जून 2025 एग्जाम के लिए इस बुक के बारे में अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा और आप सभी चाहते हैं कि आप सभी इसमें एक अच्छा स्कोर कर सके। आउट ऑफ 100 की अगर हम बात करें 80 प्लस मार्क्स हम कम टाइम में ला सके, तो आज की मैराथन सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल है। जून एग्जाम 2025 के लिए मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी है, तो अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर चेकआउट करो। MHI 103 के जून 2025 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप उतना भी कर लेंगे तो 80-90% आराम से कर लेंगे। ठीक है, अब हम आज की क्लास में बात करेंगे मैराथन सेशन के बारे में, यानी कि MHI 103 के जो आपके कुछ यूनिट्स हैं उनके बारे में जस्ट एक ओवरव्यू लेने वाले हैं कि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो आप सभी क्या क्या और कितना कवर कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो को स्किप करें, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और यहाँ पर बात करते हैं MHI 103, तो आप सभी को पता है नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो आपके पास टोटल इसमें 3 ब्लॉक्स है, राइट। ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3। आप में से कई ऐसे होंगे जो इस वीडियो को एग्जाम से 102 दिन पहले देख रहे होंगे, तो मैंने आपको पहले भी बताया अगर आपको 50 तक स्कोर करना है तो ब्लॉक 1 और ब्लॉक 3 जो है, अगर ये दोनों ब्लॉक के जो यूनिट्स आपने अच्छे से कर लिया तो आराम से 60% तक एग्जाम निकाल लोगे। ठीक है, लेकिन वही बात आपके सेकंड ब्लॉक की, तो यहाँ से भी डेफिनेटली सबसे ज़्यादा यूनिट जो है वो ब्लॉक सेकंड से हमें देखने को मिलता है। अब अगर हम आपके ब्लॉक फर्स्ट और ब्लॉक 3 की बात करें तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कुछ नहीं पढ़ा है तो लिमिटेड चीज, जैसे आप में से कई ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ पास होना होता है, तो आप सभी ब्लॉक 1 और 3 को बहुत अच्छे से कर लोगे तो आराम से एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन जिन्हें 80 से 90% कवर करना है तो उसके लिए हमें मैक्सिमम चीज़ों को कवर करना है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक में मैंने आपको बताया था यूनिट फर्स्ट से लेकर के यूनिट 11 आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और वहीं अगर मैं आपके ब्लॉक 3 की बात करूं तो ब्लॉक 3 में यूनिट 27 से लेकर के यूनिट 32 है, यानी 11 चैप्टर्स आपको यहाँ पर करना है और 6 यूनिट्स आपको यहाँ करना है। ठीक है, यानी 11 यूनिट्स यहाँ पर है और 6 यूनिट यहाँ पर है। ओवरऑल मिलाकर के कितने हो गए दोनों को टोटल अगर हम करेंगे 17 यूनिट। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि 17 यूनिट हमें डेफिनेटली सारे चैप्टर्स तो करने नहीं है, लेकिन आपको एक बात याद रखना, MHI 103 आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट टाइम नया सिलेबस है, फर्स्ट टाइम आपके इसमें बहुत सारे नए चैप्टर ऐड भी हुए हैं, इसीलिए हमें मैक्सिमम चीज़ें आनी ही चाहिए। आपके एग्जाम में आपको पता है टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। 5 क्वेश्चन भी जो अटेम्प्ट करना है वो किस तरीके से करना होता है, पर सेक्शन से 2-2 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है। सेक्शन ए से 2 का अटेम्प्ट करना है, सेक्शन बी से अटेम्प्ट करना है। बचा आपका एक क्वेश्चन, वो आपकी चॉइस है, सेक्शन ए या बी, जिसमें भी कंफर्टेबल हो। तो अगर आप सभी चाहते हो सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन निकाल लो तो आपको क्या करना है, ब्लॉक फर्स्ट करना है। अगर आपने ब्लॉक फर्स्ट अच्छे से कर लिया 2 क्वेश्चन आराम से निकाल लोगे। इसी तरीके से सेक्शन बी के 2 क्वेश्चन निकालना है तो सेकंड ब्लॉक पर भी कर लो। ठीक है, ऐसा नहीं है, क्या पता ब्लॉक फर्स्ट और 3 से ही आपके पूरे 5 क्वेश्चन भी निकल जाएं, ऐसा भी हो सकता है। बट ऐसा नहीं है कि हम सभी यहाँ पर ब्लॉक सेकंड पे फोकस ना करें, उसे पढ़े ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो यहाँ पर पहले मैं आप सभी को पुराने सिलेबस में, यानी कि हम जब देखते हैं हमारे MHI 03 जो पुराना कोड था, और तब इस सब्जेक्ट का नाम सिर्फ हिस्टोरियोग्राफी, इतिहास लेकर हुआ करता था। और अगर हम पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंगली देखें जो हमारे पुराने चैप्टर्स हैं, अभी तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस तरीके से आते हैं, पहले तो वो समझने वाली बात है। लेकिन याद रखना नए टॉपिक्स भी डेफिनेटली करने, जैसे कि आप सभी देखोगे ये 3rd ब्लॉक जो हम देख रहे हैं, इसमें जो आपका यूनिट 32 है, ये आपका नया चैप्टर है जो है एथिक्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखोगे यूनिट 28, ये भी आपके इसमें नया सिलेबस है, जिसमें हमें एनालिसिस करना है और आपके एविडेंस के बारे में बताना है कि हमें कौन कौन से एविडेंस, प्रमाण यहाँ पर हमारे हिस्ट्री राइटिंग लिखने में हमें हेल्प करते हैं। समझ रहे हो। और एक चैप्टर है आपका यूनिट 27। यूनिट 27 भी हमारा नया चैप्टर है जो कि है आपका हिस्टोरिकल सोर्सेज।
ठीक है। हिस्टोरिकल सोर्सेज आप देखोगे, और इसके लिए भी एक हिस्टोरिकल सोर्सेज पे वीडियो मैंने कम्प्लीटली बनाकर यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से आप लोग ज़रूर चेकआउट करना। और इस ब्लॉक में हमने एक बात समझ आ रही है, जैसे कि आपने देखा कि इसमें 6 यूनिट है, जिसमें से 3 तो आपके नए हैं और 3 पुराने चैप्टर हैं। तो यहाँ पर जो पुराने चैप्टर है उसको भी देखो, जिसमें से 29 जो हमारा चैप्टर है, जो हम जर्नलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। जर्नलाइजेशन पुराने सिलेबस में आपका यूनिट फर्स्ट हुआ करता था, जिसे आप सामान्यकरण के नाम से जानते हो। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 30। इस चैप्टर का नाम है क्वेश्चन, यानी कार्य कारण संबंधी, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका यूनिट 31, जिसका नाम है ऑब्जेक्टिविटी, यानी वस्तुपरकता, और आपका इंटरप्रिटेशन। तो ये तीनों चैप्टर आपके पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो पहले यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हुआ करता था। और ये तीनों चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम यहाँ पे से चांसेस होते हैं कि इन तीनों में से 2 क्वेश्चन तो हमें हमारे एग्जाम में देखने को मिल जाते थे। बाकी आपका नया सिलेबस है, तो लेकिन हम फिर भी एक कह सकते हैं कि इन तीनों टॉपिक को मिला करके 20 से 30 मार्क्स, 40 भी हो सकता है। लेकिन अगर हम ओवरव्यू देखें, अगर आपने ये तीनों चैप्टर अच्छे से कर लिए, तो ये 30 से 40 मार्क्स तक का हो सकता है, ठीक है। यानी एक शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, दोनों लॉन्ग में भी आ सकता है, ये उनकी चॉइस है। लेकिन ये तीनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगर उनकी भी ये भी चॉइस हो सकती है कि आपका जो ये नया सिलेबस है, तो क्या पता वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन दे, लेकिन आएगा डेफिनेटली। अब इसमें 3 चैप्टर जो नए हैं, देखो ये टफ नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर है। अभी मैं आपको मैराथन सेशन में समझा दूंगी, तो बहुत अच्छे से आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। क्लास करने से पहले मैं ये सारी चीज़ें इसलिए आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर हमें चीज़ों को समझना भी है, कितना और कैसे और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो हमें थर्ड ब्लॉक में तो चीज़ें समझ में आ गई कि हमें क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर कवर करनी है। 3 चैप्टर हमारे नए हैं और 3 पुराने। अब फर्स्ट ब्लॉक भी एक बार देख लेते हैं, फिर मैं आपको सारे चैप्टर डिटेल में बताती हूँ। फर्स्ट चैप्टर में अगर हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट की, तो ये हमारे पुराने सिलेबस में था, ग्रीक एंड रोमन ट्रेडिशन। पुराने सिलेबस में आप देखोगे, जिसमें आपके यूनानी और रोमन की परंपरा के बारे में बात की जाती है। और ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मैक्सिमम टाइम यहाँ से रिपीट हो जाता है। यूनिट सेकेंड जो आप देखोगे, उसमें चाइना के इतिहास लेखन के बारे में हमें बात करना है। ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, पुराने सिलेबस में मैक्सिमम ये रिपीट होता है, ठीक है। यूनिट थर्ड अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर है आपका वेस्टर्न मेडिएवल हिस्टोरियोग्राफी, यानी आपके पश्चिम के मध्यकालीन का जो इतिहास लेखन हम लिखते हैं, तो उसके बारे में हमें यूनिट थर्ड में बताना है। फिर आ जाओ आपके यूनिट 4 में, ये भी सब पुराने सिलेबस में, याद रखना, आपके अरब में यानी अरेबिक भाषा में, और फारसी यानी पर्शियन लैंग्वेज में हिस्टोरियोग्राफी जो मध्यकालीन की लिखी गई है, जिसमें आपको दिल्ली सल्तनत और मुगल्स के बारे में, उनके इतिहास लेखन के बारे में इस चैप्टर में सॉल्व करना है। पुराने सिलेबस में यूनिट 10 हुआ करता था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 5। यूनिट 5 में भी अगेन हमारा वेस्टर्न हिस्टोरियोग्राफी है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है, मेन स्ट्रीम आपका मार्क्सिस्ट का। देखो मैंने आपको सभी को एक चीज़ पहले भी बताई है कि यहाँ पर हमें क्या याद रखना है कि हमारे मेन स्ट्रीम की अगर मैं बात करूँ, वेस्टर्न हिस्टोरियोग्राफी के बारे में हमें इसमें एक्सप्लेन करना है, वो भी 90th सेंचुरी। ये चैप्टर अगर हम देखेंगे तो हमारे नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली नया है, ठीक है। यूनिट 6 की तरफ जब आप बढ़ोगे, यूनिट 6 में हम देखते हैं मार्क्सिस्ट यानी मार्क्सवादी, वो भी क्लासिकल। तो यहाँ से भी मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में भी कहा था कि मार्क्सवादी से रिलेटेड डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो हमें मिलेगा ही, 2 भी आ सकता है, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंगली एक क्वेश्चन लेकर के चल रही हूँ कि डेफिनेटली मार्क्सवादी से एक क्वेश्चन हमें यहाँ पर मिलेगा। यूनिट 7 की तरफ बढ़ोगे तो इस चैप्टर में भी हम क्या देखते हैं, वेस्टर्न के मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। ये क्लासिकल था और ये वेस्टर्न है, ठीक है। अब आ जाओ यूनिट 8 की तरफ। यूनिट 8 में जब आप बढ़ोगे तो ये एनाल स्कूल है। हिस्टोरियोग्राफी में 2 ही स्कूल हमें देखने को मिलते हैं, एक आपका एनाल स्कूल है और दूसरा है कैम्ब्रिज। यूनिट 9 की तरफ बढ़ेंगे, इस चैप्टर का नाम है लोकल, ओरल और माइक्रो हिस्ट्री, जो पुराने सिलेबस में यूनिट 11 था। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत बार हमारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। यूनिट 10 की बात करें तो हमें इसमें पोस्ट मॉडर्निज्म यानी उत्तर आधुनिकता के इतिहास लेखन के बारे में बताना है। और लास्ट है आपका इन्वायरमेंट की हिस्ट्री, यानी कि पर्यावरण का इतिहास, यानी कि इन्वायरमेंट का जो रोल है हमारे इतिहास में कैसा होता है और उसके वजह से हमारे हिस्ट्री पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंगली कौन कौन से इतिहासकारों ने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, वो सब आपको इस चैप्टर में बताना है।
मैंने आप सभी से पहले भी कहा, बहुत सारे कई ऐसे चैप्टर हैं जिसको आपको सिर्फ समझना है, याद नहीं करना। MHI 103 हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर हमें मैक्सिमम हर एक चैप्टर में जो याद करने की चीज़ है वो है हिस्टोरियन यानी इतिहासकारों का नाम, और उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, जो उनके वर्क हैं, जो उनकी किताबें हैं, वो आपको याद करनी है। कहानी तो आप इस मैराथन सेशन को देख के भी सॉल्व कराओगे, लेकिन वो कहानी आपके जो टीचर है वो पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। आपको क्या करना है, सारी चीज़ें करनी है। देखो, ये मैं चीज़ें अभी स्टार्टिंग में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप में से कई ऐसे होंगे जो वीडियो को स्किप करते रहते हैं, है ना, स्टार्टिंग की चीज़ें देखते नहीं है, सिर्फ क्लासेस सुनते हो चले जाते हैं। याद रखना, एग्जाम में मार्क्स ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे। फर्स्ट ईयर का एग्जाम ऑलरेडी दे के आ चुके हो और आपके मार्क्स भी आपके हाथों में, तो आइडिया आपको लग गया होगा कि किस तरीके से सेकेंड ईयर में इम्प्रूवमेंट करना और मेनली फोकस करना है। पूरे 5 पेजेस याद करने में अपना टाइम मत लगाओ। कोशिश करो कि क्या करना है, मैक्सिमम चीज़ों को कवर अप करना है, ठीक है। और मैक्सिमम चीज़ें जो कवर करना है तो क्या करना है, जो हमें आंसर राइटिंग में अपनी चीज़ों को दिखाना है उस पर ध्यान देना है। वो अगर हमने अच्छे से आंसर राइटिंग में शो कर दिया तो कोई नहीं रोक सकता हमें 80 से 90% लाने में। बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट रहता है, क्या मैम 90% इग्नू में आते हैं? डेफिनेटली आते हैं, अगर आपने आंसर राइटिंग प्रॉपर तरीके से लिखी होगी तो। समझ रहे हो? तो MHI 103 की बात क्लियर हो गई। किस पर ध्यान देना है? हिस्टोरियन और उनके वर्क, और जितना हो सके आपको टाइम पीरियड भी याद कर लेना इसमें, जो आपको मेहनत करनी है एग्जाम में। अब तो आपके एग्जाम की डेट भी पोस्टपोन होके आगे बढ़ा दी गई है, अब तो आपके पास और भी टाइम हो गया है, तो इसीलिए टाइम को कंज्यूम करो और आंसर राइटिंग को बेटर कैसे लिखना, स्कोर पाना है, उस पर ध्यान रखो। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर टोटल 32 यूनिट्स है। डेफिनेटली पूरे 32 यूनिट्स तो नहीं पढ़ के जाएंगे अपने एग्जाम में, है ना। आएंगे 10 क्वेश्चन, अटैम्प्ट तो करने हैं 5, और अगर देखा जाए बहुत अच्छे खासे तरीके से तो 7 से 8 जो यूनिट्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, उसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए ताकि अपना एग्जाम निकाल पाए। मैंने आपको बता दिया, दोबारा से बता रही हूँ, फर्स्ट और थर्ड ब्लॉक अच्छे से कर लिया 60%, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग 60% लेकर के चल रही हूँ। अब मैराथन सेशन में चलिए देखते हैं, और मैं आपको अब बताती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ों को कवर करना है। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। कंप्लीट वीडियो देखनी है, हर एक चैप्टर की यूनिट 32 तक पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है ये जो ऐसी बुक है जो UGC नेट के एग्जाम की प्रिपरेशन में भी आपको हेल्प करेगी। तो आप फुल नोट्स और क्लासेस ले सकते हो। व्हाट्सअप नंबर है 8881969880 पर, जो आपके UGC नेट के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी हेल्पफुल रहेगा और आपके इग्नू में तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे यहाँ पर। जैसे कि अब जून में हमारा एग्जाम है 2025 में, तो पहली चीज़ मैंने आपको बताई थी आपका असाइनमेंट। असाइनमेंट के क्वेश्चन जो है पूरे 10 के 10 क्वेश्चन की नॉलेज हमें होनी चाहिए। वो भी अच्छे से सॉल्व कर लिया तो बहुत अच्छा स्कोर आप लोग कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम असाइनमेंट के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसको डिस्कस करते हैं कि ये क्वेश्चन अगर आपको आएगा एग्जाम में तो आपको इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब हम डायरेक्टली से पूरी क्लास में बिना वीडियो को स्किप करें, ध्यान से सारी चीज़ें समझना, बहुत आराम से आप इस सब्जेक्ट को निकाल लोगे। उससे पहले जल्दी से वीडियो को हर जगह लाइक और शेयर कर दो, हर एक स्टडी ग्रुप में शेयर कर दो ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट की हेल्प हो सके। हिस्टोरियोग्राफी की अगर हम बात करें, इतिहास लेखन में, पहले तो हमें ये समझना है कि इस बुक के अंदर होता क्या है। जैसे कि जर्नलाइजेशन, हम जो सब्जेक्ट यहाँ पर देख रहे हैं, आपका जो सामान्यकरण हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो मैंने आपको बताया जो थर्ड ब्लॉक में है, इसकी शुरुआत आखिरकार जर्नलाइजेशन से होनी चाहिए, जो कि इन्होंने अब आपके थर्ड ब्लॉक में कर दिया है। एक बात याद रखना, जर्नलाइजेशन का मतलब होता है आपका सामान्यकरण, ठीक है। यहाँ पर हम आखिरकार जो हमारे इतिहासकार हैं, जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, जब उन्हें आज हम अपने पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और तो ऑब्वियस है हमें उसके लिए क्या क्या मिले होंगे, कोई ना कोई सोर्सेज ज़रूर मिले, कोई ना कोई जो हमें स्रोत है वो ज़रूर मिले, जिसके अकॉर्डिंगली आज हम अपने हिस्ट्री यानी पास्ट को पढ़ पाते हैं, राइट। तो यहाँ पर जब इन्हें ये सोर्सेज मिले तो ये थोड़े कि डायरेक्टली हमने उसको अपने बुक के अंदर लिख दिया। हमें यहाँ पर जर्नलाइजेशन मतलब सामान्यकरण, मतलब यहाँ पर आपके जो इतिहासकार हैं उन्होंने इन एविडेंस को एनालाइज किया, विश्लेषण किया, देन इन्होंने यहाँ पर आपके जो फैक्ट हैं इसको इकट्ठा किया, ठीक है, कि कौन सी बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, वो सारे फैक्ट को इन्होंने समझा, ऑब्जर्वेशन किया यानी ऑब्जर्व किया,
ठीक है, ये नहीं है कि हमें जो कुछ मिला या किसी ने हमें बताया डायरेक्टली बुक में लिख दो, नहीं। इतिहासकार अपनी बुक में ऐसे ही कोई भी चीज़ नहीं लिख सकते, अगर लिखा है तो प्रूफ भी करना पड़ेगा। लेकिन मैक्सिमम चीज़ें तो हमारे इतिहास में जो होती है वो अप्रॉक्सली ही होती हैं, इसीलिए हम यहाँ पर कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो किसी एक इतिहासकार के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ते, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि इस इतिहासकार के अकॉर्डिंग ये चीज़ है, इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली जो है वो कोई नहीं बता सकता। तो हिस्टोरियोग्राफी इतिहास लेखन का मतलब क्या है, जो यहाँ पर अब इतिहासकार क्या करेंगे, जो भी है सारा डाटा इकट्ठा करते हैं, ठीक है, सारे एविडेंस जो हमें मिले उस जब इकट्ठा कर लेंगे, एनालाइज कर लेंगे, जो फैक्ट है वो देखेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे, तब जाकर फाइनली यहाँ पर इसको क्या किया जाता है, यहाँ पर हिस्ट्री राइटिंग यानी इतिहास लेखन लिखा जाता है, उसे कहते हैं जर्नलाइजेशन। ठीक है, जैसे कि आपको पता है इतिहास में कभी भी कोई भी चीज़ होती है बिना कारण के नहीं होती, जो कि आपका सेकंड चैप्टर है जिसे हम कहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ब्लॉक थर्ड में क्वेश्चन मैंने आपको बताया, जिस जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं यहाँ पर समझ लो, कार्य कारण संबंधी। तो नाम से काम एक बात आपको समझ में आ रहा है कि कारण कार्य संबंधी का मतलब क्या है, कि हमारे इतिहास में कभी भी कोई भी चीज़ हुई है तो उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई रीज़न हमें डेफिनेटली देखने को मिलता है, क्योंकि लाइफ में कभी भी कोई चीज़ बिना रीज़न के, बिना कारण के नहीं होती। उसे इस चैप्टर में क्या कहते हैं, क्वेश्चन कहते हैं। समझ गए? तो यहाँ पर क्या है कि कार्य कारण संबंधी का मतलब क्या है, आज अगर हम कारण देखें तो वो कोई भी कारण हो सकता है। लाइक एग्जाम्पल ले लो, आज हम आपके रिवोल्ट ऑफ 1857 को पढ़ते हैं, राइट, या फिर रशियन रेवोल्यूशन करते हो, फ्रांस की क्रांति करते हो, है ना, कोई भी वॉर करते हैं, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि इनके पीछे ऐसे थोड़े है कि ये इमीडिएटली वॉर हुआ था या इमीडिएटली रेवोल्यूशन, क्रांति हुई, नहीं, इसके पीछे का भी कोई ना कोई कारण है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, चाहे वो आपका सोशल सामाजिक हो, पॉलिटिकल राजनीतिक हो, इकोनॉमिक या फिर अर्थव्यवस्था पे बेस्ड हो, किसी भी कोई भी कारण हो सकता है, या ये सारे कारण के वजह से ही ये रिवोल्ट ऑफ 1857 माना जाता है, या फिर फ्रांस की क्रांति होती है, चाहे आपकी रशिया की क्रांति हुई, कोई भी वॉर हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, या कोई भी मूवमेंट भी ले सकते हो, जो कोई भी हमारा आंदोलन आप लोग पढ़ते हो, तो इन सब के होने का कारण क्या है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कोई भी रीज़न हो सकता है। समझ रहे हो? इसी वजह से ये होता है क्वेश्चन, जो आपके इस चैप्टर में आपको ये बताना है कि आखिरकार यहाँ पर इतिहास में कोई भी चीज़ होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण डेफिनेटली होता है। बाकी आपको इसके अंदर हिस्टोरियंस और उनके जो बुक्स है वो सारे नाम याद रखने, किसने क्या क्या चीज़ें करी है। जर्नलाइजेशन क्लियर हो गया कि मेन चीज़ें यहाँ पर, इसका मतलब इन्होंने यहाँ पर समझाया कि यहाँ पर लोग इसको क्या करते हैं, पूरा इसको समझते हैं, देन तब जाकर हिस्ट्री राइटिंग लिखी जाती है। क्वेश्चन हमने यहाँ पर समझ लिया, पास्ट में कोई भी चीज़ होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण डेफिनेटली होता है। 2 चैप्टर आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी हिस्टोरियंस के नेम आपको याद करने, वो अपने अकॉर्डिंग आप याद करना, बुक्स में बहुत सारे दे रखे हैं, आप लोगों को जितने याद हो जाए वो डेफिनेटली आपको करना है। कोशिश करना कि मैक्सिमम आप इसको लर्न कर सको, क्योंकि 20 मार्क्स में 5 क्वेश्चंस 5 पेजेस में अपने आंसर को कंप्लीट करना भी एक बहुत बड़ी बात है, और उसमें पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखे तो ये और भी अच्छी बात है। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आ गया, लेकिन और बाकी चीज़ें तो अगर सब कुछ डिटेल में समझना है तो आपको कंप्लीट कोर्स देखना है। लेकिन अभी हमें एक इतनी बात क्लियर आ गई कि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो हम क्या क्या लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर जो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही है, जो कि अभी आपका जो है ऑब्जेक्टिविटी एंड इंटरप्रिटेशन की बात कर लेते हैं। ये भी पुराने सिलेबस में यूनिट 3 हुआ करता था। अब अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाए आपके वस्तुपरकता से, तब क्या लिखोगे आप? देखो, ऑब्जेक्टिविटी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, जो कि है आपका वस्तुनिष्ठा या और व्याख्या, ठीक है। और देखो, पूरा जो ऑब्जेक्टिविटी का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इसमें जो हमारे इतिहासकार हैं, एबिलिटी टू प्रेजेंट अ न्यूट्रल और अनबाइस्ड अकाउंट ऑफ द पास्ट। पास्ट के बारे में हमें, अगर हम अपने बुक के अंदर कोई भी चीज़ अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो याद रखना कि आप उसमें किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करोगे, कि अपर क्लासेस के बारे में तो सब अच्छा अच्छा लिखो, लोअर क्लासेस के बारे में बता रहे हो तो खराब बातें लिखो, ये नहीं करना। इतिहासकार क्या करते हैं, कोई भी क्लासेस हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी जेंडर हो, सबके बारे में इक्वली हमें अपनी हिस्ट्री राइटिंग में बताते हैं। ठीक है,
इंटरप्रिटेशन यानी आपके व्याख्या की बात की जा रही है यहाँ पर आपके दूसरे। तो इसमें क्या है, हमारा पूरा एक प्रोसेस होता है समझने का, किसको, आपके हिस्टोरिकल इवेंट्स को, और फिर जाकर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसे कहते हैं इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर व्याख्या को क्या कहा जाता है, हमारे जो इतिहासकार हैं हम वो सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं, देन फिर वो आपके हिस्टोरिकल इवेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, जो भी हमें उस टाइम पर एविडेंस उससे रिलेटेड मिलता है वो सारी चीज़ें आपको ऑब्जेक्टिविटी और इंटरप्रिटेशन के अंदर मेंशन करना है। क्लियर हुआ? तो हमने यहाँ पर क्या बताया कि यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है वो फैक्ट जो चीज़ बताई जाएगी वो अनबाइज्ड होगी। ठीक है, और इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारे इतिहासकार हैं वो हमारे हिस्टोरिकल इवेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, जो भी हमें सोर्सेज मिलते हैं तो वही आपको एनालाइज करके और फैक्ट को इकट्ठा करने के बाद जो भी चीज़ें उन्हें समझ में आती है देन वो अपनी आंसर राइटिंग के अंदर मेंशन करते हैं। इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी और आपका इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो व्याख्या आप समझ गए। जो भी चीज़ हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमारा इवेंट्स है जब हम उसको एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं, उसी को इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या कहा जाता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ऑब्जेक्टिविटी और इंटरप्रिटेशन दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ये भी हमें चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गया। तो ये आपका नेक्स्ट चैप्टर मैंने आपको एक ओवरव्यू बता दिया कि अगर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और आप सभी इसको करने वाले हो, बाकी इसमें आपको ऑब्वियस है कि बुक्स और ऑथर्स भी डेफिनेटली हमें याद करना है, तो वो आप सभी ज़रूर करके जाना अपने एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली आपको ये मिल जाता है। चलिए अब हम बढ़ेंगे आपके इसी ब्लॉक थर्ड के ही बारे में। 3 यूनिट मैंने आपको करवा दिए, बाकी के 3 यूनिट जो आपके नए सिलेबस में है। देखो यहाँ पर सबसे पहले जो आपका चैप्टर है यूनिट 27, इसके बारे में देखते हैं। देखो यूनिट 27 जो है वो है हिस्टोरिकल सोर्सेज। तो यहाँ पर हम आज जो भी इतिहास में पढ़ रहे हो आप सभी, तो हमें उसके लिए आपके कुछ सोर्सेज हमें मिले। तो यहाँ पर बोला जाता है कि हमारे जो सोर्सेज होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। समझ रहे हो? 2 तरीके के सोर्सेज होते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी सोर्सेज, ठीक है, जिसे आप प्राथमिकता कहते हो, और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी और सेकेंडरी ये 2 तरीके के सोर्सेज होते हैं। इन्हीं के थ्रू इतिहासकार आपके हिस्ट्री राइटिंग यानी इतिहास लेखन लिखते हैं। और ऐसा कहा जाता है, बाकी तो हमें इतनी बातें पता ही हैं कि इतिहासकार अगर हम देखें तो उनके अकॉर्डिंगली भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस वो कौन से सोर्सेज को देंगे, आपके प्राइमरी सोर्सेज को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यूट्यूब चैनल पर इस पर कंप्लीट डिटेल में एक एक लाइन में मैंने एक्सप्लेन करा है, आप चाहो तो वहाँ से भी देख लें। लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू बता देती हूँ कि अगर एग्जाम में हिस्टोरिकल सोर्सेज आ जाए, चाहे 10 मार्क्स में आए तो 20 में प्राइमरी और सेकेंडरी को सॉल्व कर देना। प्राइमरी को इतिहासकारों ने आपके ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी है। क्यों? जैसे आप लोगों ने पढ़ा ना, जो नेचर की बात होती है, जहाँ पर हम जितना बिना चेंजेस करे, क्योंकि उसकी बात आप एक अलग देखते हो। समझ रहे हो? हिस्टोरिकल सोर्सेज में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो चीज़ ओरिजिनल होती है विदाउट मॉडिफिकेशन, बिना बदलाव के जो बात होती है वो एक अलग होता है। प्राइमरी सोर्सेज के अंदर अगर हम बात करते हैं तो उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी मैंने आपको बताया। प्राइमरी में जो भी चीज़ें होंगी वो ओरिजिनल मटेरियल हमें प्रोवाइड होता है। लाइक अगर मैं बात करूँ कि हमें पहले के टाइम पर जितने भी लेटर्स मिले, ठीक है, या जितने भी आपकी डायरीज मिलती हैं, उसे आप क्या बोलते हो, प्राइमरी सोर्सेज में इसको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, और यही नहीं, और इसमें आप स्पीच भी कह सकते हैं। न्यूज़पेपर जो हमें पहले के टाइम पर मिले, ये सब प्राइमरी सोर्सेज है और इसी के अकॉर्डिंगली क्या होता है, इसको इंपॉर्टेंस ज़्यादा दी जाती है। सेकेंडरी सोर्सेज की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी सोर्सेज में यहाँ पर क्या होता है, प्राइमरी सोर्सेज की ही चीज़ों को एनालाइज किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, उसको इंटरप्रिटेशन किया जाता है, उसकी व्याख्या की जाती है, तब जाकर किसके द्वारा की जाती है, इतिहासकार या रिसर्चर के द्वारा ही। लाइक इसमें आपके बुक्स आते हैं, आपके इसके अंदर आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है, कोई भी फिल्म होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, तब जाकर इसमें हमारे हिस्टोरिकल इवेंट्स को डिस्कस किया जाता है। ये होता है सेकेंडरी सोर्सेज। ठीक है, बाकी आपको पता ही है कि सोर्सेज भी हमारे रिटर्न सोर्सेज होते हैं, फिजिकल सोर्सेज में लाइक आपके मॉन्यूमेंट्स, स्क्रिप्चर्स, ओरल सोर्सेज भी होते हैं। अभी जो पहले जब तक हमारा रिटर्न एविडेंस नहीं आता है, जब तक हमें रिटर्न एविडेंस नहीं मिलता है, उससे पहले ओरल ही था। ओरल मतलब आर्कियोलॉजिकल, जिसे आप पुरातात्विक स्रोत कहते हो।
और ओरल हिस्ट्री में लाइक जैसे पहले के टाइम पे हम बात करें, लाइक जो उस टाइम पर जो स्टोरीज हुआ करती थी, ड्रामा आप देखते हो है ना, वो सब ओरल सोर्सेज में होता है। और विजुअल की बात करें तो पेंटिंग्स, फिल्म, मैप, फोटोग्राफ, यही सब आपके विजुअल सोर्सेज कहलाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में जब हिस्टोरिकल सोर्सेज पूछा जाए तो हिस्टोरिकल सोर्सेज में हम लोग क्या बताएंगे, हिस्टोरिकल सोर्सेज यहाँ पर आपके एनी टाइप ऑफ मटेरियल और एविडेंस दैट प्रोवाइड अस विद इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट। तो आपके जो हमें पास्ट में जो एविडेंस मिलते हैं, जिसके थ्रू हमें सारी इंफॉर्मेशन अतीत यानी पास्ट के बारे में पता चलता है, उसे हिस्टोरिकल सोर्सेज कहा जाता है। ठीक है, अब उसी में आपके आर्कियोलॉजिकल पुरातात्विक स्रोत भी आते हैं, लिटरली यानी साहित्य स्रोत भी आते हैं, जो मैंने प्राइमरी सेकेंडरी के अंदर इंक्लूड करके बता दी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर इसको कवर करना, यानी ये यूनिट 27 में मेनली बातें इतनी है, और डिटेल में अगर करना है तो वो आप देख सकते हो, लेकिन ओवरव्यू में एक बात तो समझ में आ गई, हिस्टोरिकल सोर्सेज क्या होते हैं और उसके टाइप्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट चैप्टर है आपका एथिक्स के बारे में। ठीक है, ये भी नया चैप्टर है आपके थर्ड ब्लॉक में। अगर हम बात करें, देखो एथिक्स मतलब होता है आपके नैतिकता के बारे में, मोरालिटी आपने सुना है। इस चैप्टर में मेनली जो यहाँ पर बातें की गई है वो क्या है, कोई भी इतिहासकार हो, और जब कोई भी इतिहासकार अपनी हिस्ट्री राइटिंग यहाँ पर पेश करता है, ठीक है, कोई भी बुक अगर वो यहाँ पर लिख रहे हैं, किसी भी टॉपिक, किसी के भी साम्राज्य के बारे में बता रहे हो या किसी की इकोनॉमी के बारे में बता रहे हो, तो यहाँ पर उन्हें क्या करना है, जो भी एक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जो भी एकदम सच यानी ट्रुथ बातें है ना, वही चीज़ें यहाँ पर पेश करनी है, किसी भी गलत तरीके से उन्हें यहाँ पर नहीं लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर हमें ये नहीं देखना है कि हमें ये रूलर, ये राजा पसंद नहीं है, हम इनके टाइम पर गए तो, लेकिन हमें यहाँ पर ये चीज़ इनकी अच्छी नहीं लगी या ये बात समझ में नहीं आई तो हम कुछ और लिख दें, या फिर किसी और ने हमें कुछ और बताया। ठीक है, देखो एक बात यहाँ पे एक समझने की बात है, जैसे कि यहाँ पर ध्यान से समझो, लाइक अगर मैंने आज आप सभी को एक टॉपिक दिया है रेड फोर्ट के बारे में लिखने के लिए, लाल किला के बारे में, मैंने आपको बोला है कि सभी को इसके बारे में हिस्ट्री राइटिंग लिख कर लानी है या फिर एस्से लिख के लाना है। ठीक है, तो आप सभी क्या करेंगे, मैक्सिमम जो है जो दिल्ली में रहते होंगे वो यहाँ पर जाकर विजिट करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो यहाँ विजिट करेंगे और सामने से देखकर जो चीज़ें समझ में आएंगी वो एनालाइज करेंगे, उसको समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और तब उसके बारे में लिखेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो यहाँ पर क्या करेंगे, जो खुद वहाँ जा नहीं सकते कि उन्हें पता है दिल्ली में ये जगह है, हम वहाँ नहीं जा सकते, हम दूसरी जगह रहते हैं, तो वो जो भी कोई कभी दिल्ली गया होगा, ठीक है, फ्रेंड में, रिलेटिव में, तो वो उससे पूछ लेगा कि अच्छा तुम्हें रेड फोर्ट में तुम वहाँ गए, तुम्हें पता था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं वहाँ पर, क्या क्या होता है। फिर आप लोग उसके अकॉर्डिंगली वो जो कुछ भी बताएगा आप एक उसको लिखोगे। आप खुद नहीं गए, सामने वाले पर्सन ने आपको जो जो चीज़ें बताई उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि देखो यहाँ पर एक देखो सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। आज एक पर्सन ने अपने अकॉर्डिंगली रेड फोर्ट जा करके जो अपने नज़रिए से समझा उसने वो बताया ना, अगर आप सभी जाते, कोई दूसरा पर्सन जाता तो वो अपने अकॉर्डिंगली पॉइंट ऑफ व्यू देखता और बताता। दोनों में फ़र्क होता है, समझ रहे हो, जो चीज़ इसको समझ आई ज़रूर थोड़ा आपको आए, या जो चीज़ आपको समझ आए वो ज़रूरी नहीं है कि इसको समझ में आए। तो यहाँ पर आपने क्या करा, आप खुद नहीं गए, सामने वाले ने जो भी बताया वो आपने मेंशन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ आज तो चलो इतनी टेक्नोलॉजी है तो हम आपके डायरेक्ट गूगल करते हैं, राइट, हमने फ़ोन से देख लिया, इंटरनेट से देख लिया, उसके अकॉर्डिंगली मेंशन कर दिया। देखो आज अगर यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये नॉर्मल पर्सन है यानी कॉमन पीपल, ये आपके इतिहासकार है, अगर आप इन दोनों को बैठा दोगे और कहोगे ना कि रेड फोर्ट के बारे में लिखो, तो दोनों ही अलग अलग तरीके से लिखेंगे, दोनों में सेम बातें नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इतिहासकार, मैंने आपको बताया, ऐसे ही कभी भी कोई भी बात नहीं लिखते। आम आदमी तो लिख देगा उसको, जो भी अभी मान लो आपको गूगल से मिल जाएगा, नेट से आपने देखा, फटाफट लिख दिया, लेकिन आपने उसको समझा नहीं, आपने उसको फैक्ट को नहीं समझा, कब आया, क्यों आया, किस लिए आया और यही क्यों चुना गया, समझ रहे हो, और किसने इसकी शुरुआत करी और कब करी, इसके पीछे कारण क्या था। तो वो सारे काम कौन करता है, ये इतिहासकार। हम तो डायरेक्टली बस अच्छा ठीक है हमें बता दिया कि हम समझ गए और हमने कंटिन्यू किया, लेकिन हमने उसको समझने की कोशिश नहीं करी, हमने उस पर सवाल नहीं उठाए, लेकिन इतिहासकार उठाएगा सवाल। ठीक है, इतिहासकार भी मान लो कि बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ऑब्वियस है इतिहासकार भी पहले के टाइम पे रहा नहीं करते थे, तो उन्होंने भी क्या करा है, सामने वाले से पूछा, और जब पूछा ना, और अगर वो इतिहासकार फिर सामने वाले से पूछेंगे अगर तुमने ये चीज़ मुझे बताई है तो उसको एक्सप्लेन कर सकते हो आखिरकार क्यों, कि तुमने ये बात बताई तो रीज़न होगा, तो सामने वाला उसको एक्सप्लेन कर सकता है। या फिर उसने बोला शायद ही ऐसा होगा, मुझे इतना याद नहीं है, इतना रिमेंबर नहीं है, तो फिर वो बातें इतिहासकार अपने हिस्ट्री राइटिंग में मेंशन नहीं करते।
ठीक है, और अगर कर भी देंगे तो बाद में उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये फ़र्क होता है, इसे कहते हैं एथिक्स। एथिक्स में क्या है, पास्ट की चीज़ें जो आप लोग पढ़ते हैं या हमें इतिहासकार ने जो भी चीज़ें बताई, जस्ट बिकॉज आपको आज की जनरेशन में हम सभी यही पढ़ रहे हैं और इसी के थ्रू हम समझ रहे हैं कि पास्ट में, अतीत में ये सारी चीज़ें हुई थी। तो हमें एक्चुअल इन्फॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड करनी है, ना कि आपकी फैक्चुअल या फिर इमेजिनेशन। समझ रहे हो, इमेजिन में या कुछ भी ऐसी बातें नहीं, ऐसा हो सकता है, हो सकता वाली बात नहीं है। जो हमें एक्चुअल में फैक्ट जो चीज़ें हैं वही चीज़, जैसे कि यही बातें ना आपके रांके भी बोलते हैं। रांके इतिहासकार है, आप लोगों ने पढ़ा होगा भी, आपकी बुक में इसमें देखोगे। रांकेन का भी यही मानना है कि यहाँ पर जो हम अपने पास्ट में जो चीज़ें, पास्ट की जो चीज़ें हैं, जो एक्चुअल चीज़ें, एक्चुअल फैक्ट है, वही उसी को उसकी नज़र में ही रख कर बताना है, ना कि अपने अकॉर्डिंगली घुमा फिरा के या फिर ये हो सकता है, ये चीज़ें मेंशन नहीं करनी। ठीक है, ये है आपका इस एथिक्स वाले चैप्टर में। यहाँ पर हमें क्या करना है, आज अगर हमें प्रेजेंट में इम्प्रूवमेंट लाना है तो पास्ट की चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, समझना पड़ेगा, अदरवाइज हिस्ट्री की रिक्वायरमेंट थी नहीं हमें। वरना आपको पता कैसे चलेगा कि पहले और अब के टाइम में चेंजेस आए या नहीं आए। इतिहासकारों ने इसलिए ये किया, यहाँ पर फैक्ट की चीज़ें रखी, ठीक है, और जितनी भी गलत चीज़ें उसको साइड रखा। ठीक है, कोई भी ऐसा, मान लो बहुत सारे इतिहासकार है, बहुत सारी चीज़ें लिख दे रहे, कोई कह रहा है ये चीज़ है, कोई कह रहा है नहीं है, तो लेकिन हमें फैक्ट यहाँ पर लाना है, ताकि लोग, क्योंकि जब इसी को पढ़े समझें कि पहले ये बात की ये क्या क्या चीज़ें थी और हमें इसमें सोसाइटी में क्या चेंजेस जो है लेकर आना है। ये आपको इस एथिक्स वाले चैप्टर में कवर अप करना है। ये वाला यूनिट भी हमारा कवर हो जाता है। अब लास्ट चैप्टर बचा है हमारा इस थर्ड ब्लॉक, जो कि आपके बुक के अंदर है, यूनिट 24। ठीक है, एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन। तो ये नाम से काम आप समझ ही गए, विश्लेषण की बात की जा रही है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर हमारे जो इतिहासकार हैं, ठीक है, कोई भी डाटा इकट्ठा करते हैं, जो फैक्ट है उसको विश्लेषण किया जाता है। एविडेंस अगर हमें मिला है ना, तो उसके पूरे गहराई को उसको समझेंगे और अंदर तक जाएंगे, समझेंगे, जानेंगे, तब जाकर उसके बारे में बताएंगे। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ एविडेंस मिल गया फटाफट यहाँ पर हमें इसको मेंशन करें, नहीं, उसको हमें समझना है कि कितनी इस बात में सच्चाई है और कितनी नहीं, यही चीज़ क्यों थी, कोई और क्यों नहीं ली गई। एनालाइज जैसे मैंने आपको क्या बताया, जैसे हमें कोई भी सोर्सेज मिला, ठीक है, और यहाँ पर अब हमारे इतिहासकार क्वेश्चन रेज करेंगे, प्रश्न पूछते हैं कि ये चीज़ है तो क्यों है बताओ, तभी जाकर अगर वो बात सही लगेगी तब जाकर वो अपनी हिस्ट्री राइटिंग में मेंशन करेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, आपकी, और ये उस पर क्या करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग, विचार करेंगे, बिना विचार करे हम अपने हिस्ट्री राइटिंग में इसके बारे में तो मेंशन नहीं कर सकते। जो मैंने अभी आपको ये चीज़ बताई, इन बातों का भी हमें यहाँ पर साथ साथ में ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एनालाइज करने का मतलब ही यही है, कोई भी चीज़ हो, चाहे हमें जो भी डाटा मिला, ठीक है, हमने इकट्ठा किया, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और तब जाकर उस पर विचार करेंगे, और तब देखेंगे इस बात में कितनी सच्चाई है, तब जाकर आप उसको लिखोगे। अब चाहे वो सोर्सेज पुरातात्विक, आर्कियोलॉजिकल हो या लिटरली साहित्य ही स्रोत क्यों ना हो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जब कभी भी हम अपने हिस्ट्री राइटिंग लिखते हैं। तो ये तीनों चैप्टर एक दूसरे से मिला जुला कर ही ये चीज़ें बताई गई हैं, और देन तब जाकर वो, जैसे कि बुक्स आपने देखी है ना कैसे लिखी जाती हैं, यहाँ पर आपके सारी हेडिंग्स, सब हेडिंग्स यूज़ की जाती है, बिब्लियोग्राफी आप देखते हो, ये सब कुछ फिर जाकर ऐसे बुक्स तैयार होती हैं, तब जाकर किताबें लिखी जाती है, जो कि आपको पता है उसका पूरा, और उसके अकॉर्डिंगली वही आपका जो चार्ट तैयार किया जाता है, या फिर ग्राफ में चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं, या फिर डायग्राम बनाया जाता है, और तब जाकर हम उसको समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि आखिरकार इस चीज़ के अंदर है क्या। ठीक है, तो ये आपका एनालिसिस और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एविडेंस है, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाएगा अगर, तो आपको ये चीज़ें बतानी है कि यहाँ पर हर एक चीज़ देखो। इसमें मैंने आपको क्या बताया, इस वाले चैप्टर में क्या है, किस तरीके से जो बुक्स लिखी जाती है ना, लाइक आपके क्वेटेशंस जो लिखे जाते हैं, मैंने अभी आपको बताया, रेफरेंस लिखा जाता है, बुक में होता है ना रेफरेंस हेडिंग, यहाँ पर आप देखोगे आपके कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, कभी भी कोई भी इतिहासकार हिस्ट्री राइटिंग लिखेगा तो वो सबसे पहले क्या करता है, ड्राफ्ट तैयार करता है। जैसे कि आज अगर आपको मैं एक टॉपिक दे दूं, जैसे मैंने आपको दिया वही रेड फोर्ट, अब आप लिखने जा रहे हो तो वहां जाके क्या वहीं बैठ के नोट्स बनाओगे, नहीं, आप क्या करोगे, जल्दी जल्दी एक ड्राफ्ट तैयार कर लोगे कि हाँ ये रेड फोर्ट हमें दिल्ली में देखने को मिला, इसमें ये स्टोन यूज होता है, इसको इसने बिल्ड करा, और इसका ये टाइम हुआ, और यहाँ पर इतने लोग आए, और यहाँ पर हम ये चीज़ सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे ऐसे करके आपने शॉर्ट नोट, एक ड्राफ्ट फटाफट तैयार कर लिया।
ड्राफ्ट मतलब है कि वो अभी हमारा पूरा फिक्स नहीं है, खत्म नहीं किया हमने वो बनाकर, उसको अभी हम प्रॉपर तरीके से करेंगे। ड्राफ्ट के बाद आप उसको रिवाइज करते हो, राइट? आप उसको फिर रिवाइज करोगे, पढ़ोगे, फिर कहोगे, और फिर जो भी मिस्टेक आपको लगेगी इसकी जगह ये आएगा, जिसे हम एडिटिंग कहते हैं। ये करने के बाद तब आप लोग जाकर फाइनली लिखते हो अपनी हिस्ट्री राइटिंग। फाइनली हम किसी टॉपिक के बारे में, हमारे इतिहासकार, तब जाकर लिखते हैं। इसे आप बोलते हो, ये राइटिंग का मेथड है कि जब इतिहासकार सारी चीज़ें एनालाइज कर लेते हैं ऑब्जर्व करने के बाद हिस्ट्री राइटिंग कैसे लिखते हैं, तो एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं, फिर उसको रिवाइज करते हैं, जो मिस्टेक होती है उसको ठीक करने के बाद फाइनली इसको लिखा जाता है, उसे कहते हैं आपका हिस्ट्री राइटिंग। ठीक है, तो ये जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो ये सारी चीजें आपको बतानी किस तरीके से यहाँ पर नोट्स प्रिपेयर करके, ड्राफ्ट तैयार करके फाइनली किसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे पहुंचा जाता है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया आपका ब्लॉक थर्ड, जो हमारे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ब्लॉक थर्ड से मैं आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन दिखा देती हूँ कि आपके इस बार असाइनमेंट में ब्लॉक थर्ड से किस तरीके से क्वेश्चन आए। और अब तो मैंने आपको पढ़ा भी दिया तो आपको समझ भी आ जाएगा कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे और किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अगर आज की क्लास आपको पसंद आ रही है और कॉन्सेप्ट ब्लॉक थर्ड क्लियर हो गया हो तो। 6 यूनिट कर लिया मैंने यहाँ तक 6। ये ब्लॉक डेफिनेटली आपका 40 मार्क्स तक का तो होगा ही, ठीक है। 40-50 भी हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी 40 मार्क्स लेकर चल रही हूँ। तो ये ब्लॉक कर लिया तो 50 मार्क्स, देख रहे हो कितनी बड़ी बात है ब्लॉक थर्ड भी, अगर हमने अच्छे से करके चले गए तो। आइए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, बात करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इसमें किस तरीके से उसको एक्सप्लेन कर पाओगे। देखो ये आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन है जो कि ऑलरेडी आप सभी एग्जाम में अपना असाइनमेंट बनाकर सबमिट भी कर चुके हैं। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि असाइनमेंट को अच्छे से पूरे 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व करके रखो, वो आपके एग्जाम में भी काम आने वाला है। तो अभी मैंने आपको ब्लॉक थर्ड पढ़ाया है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्वेश्चन को चेकआउट करते हैं। तो सेक्शन बी में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपका एथिक्स के बारे में, हिस्ट्री राइटिंग, नैतिकता के बारे में जो मैंने आपको बताया ये अब आप सॉल्व कर लेंगे। दूसरा है टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज, जो कि मैंने प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज जो आपको बताया, विजुअल सोर्सेज बताया, ओरल सोर्सेज बताया। तो यहाँ पर हमें ब्लॉक थर्ड से अभी कितने क्वेश्चन देखने को मिले, आपके 30 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो 30 मार्क्स से असाइनमेंट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो एग्जाम में भी 30 से 40 मार्क्स डेफिनेटली है। असाइनमेंट में तो इन्होंने आपको पुराने सिलेबस के जो जर्नलाइजेशन, आपका क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिविटी यानी सामान्यकरण, कार्यकरण संबंधी और आपके वस्तुपरकता से क्वेश्चन नहीं दिया है असाइनमेंट में, बट इट डजंट मीन कि एग्जाम में नहीं आएगा। पढ़कर जरूर जाना ये तीनों चैप्टर। देखो अब इसमें मैराथन सेशन में आपको समझ में तो आ गया कॉन्सेप्ट, लेकिन किसको किस तरीके से लिखना है इसके लिए आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश में नोट्स यहाँ पर मिलते हैं। तो अगर आपको ये कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया लेकिन एग्जाम में लिखना कैसे, तो आप लोग यहाँ पर 8881969880 पे कॉन्टैक्ट करके नोट्स भी परचेज कर सकते हो। अभी एग्जाम का टाइम है तो डिस्काउंट भी यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया है ताकि आप लोग इसको इजीली से कवर कर सके और पढ़ सको। फिर डेफिनेटली आपको 80 से 90% आ जाएगा। बाकी आपकी चॉइस है, परचेज करना कोई कंपलसरी नहीं है, बट टाइम कम है और आपको टाइम नहीं मिला पढ़ने का, तो ये मैराथन सेशन को देखकर इस नोट्स को अच्छे से कर लोगे, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते होंगे। तो ब्लॉक थर्ड से असाइनमेंट का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। एथिक्स आपने यहाँ पर देख लिया, अभी हमने देखा। ऐसे ही हिस्टोरिकल सोर्सेज हुआ, जरूरी नहीं है हिस्टोरिकल सोर्सेज तो एग्जाम में प्राइमरी सोर्सेज के नाम पे भी मेंशन कर सकते हैं, या फिर जो मैंने अभी आपको एनालिसिस और ऑर्गेनाइजेशन का जो चैप्टर पढ़ा है वो क्वेश्चन भी आ सकता है। तो उसलिए हमें मैक्सिमम एक्स्ट्रा टॉपिक जरूर करना नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आपके फर्स्ट ब्लॉक की तरफ जिसमें टोटल 11 यूनिट है। तो यहाँ पर हमें इतनी बात तो समझ आई, ब्लॉक थर्ड करने से 30 to 40 मार्क्स कवर कर लेंगे हम सभी। ब्लॉक फर्स्ट पे जाते हैं। देखो ये ब्लॉक फर्स्ट जब हम पढ़ेंगे ना, जिसमें टोटल 11 यूनिट है, जब आप इसको कवर अप करेंगे तो उसमें मैंने अभी आपको क्या बताया कि हमें इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। आपके असाइनमेंट में देख लो हमारे फर्स्ट ब्लॉक से कितने क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिले। देखो पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, हिस्टोरियोग्राफी ट्रेडिशन इन अर्ली इंडिया, ठीक है, ये आपका सेकंड ब्लॉक से क्वेश्चन है। पहले पुराने सिलेबस में ये यूनिट 7 हुआ करता था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी, ये भी सेकंड ब्लॉक से क्वेश्चन है, ब्लॉक सेकंड से क्वेश्चन है। पोस्ट मॉडर्निज्म जो है ये आया है आपका फर्स्ट ब्लॉक से, यूनिट 10 है उत्तर आधुनिकता।
ठीक है, तो अभी तक हमें क्या समझ आया, ब्लॉक फर्स्ट से एक क्वेश्चन आपको यहाँ मिला। दूसरा मैंने आपको कहा ही था चाइना के इतिहास लेखन के बारे में, चाइना हुआ, ग्रीक का हुआ, डेफिनेटली हमें इसे पढ़ना है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो ये चाइना और ये ना पुराने सिलेबस में सेकंड एक ही ब्लॉक में ये दोनों चैप्टर्स थे। तो उसमें था एक तो आपका ग्रीक वाला चाइना का, और ये अर्ली इंडिया। तो इन तीनों में से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आते थे, जो कि आपको असाइनमेंट में भी नजर आ रहा है। तो ये तीनों टॉपिक जरूर करना, यही सजेस्ट करूंगी। अभी नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कि चाइना वाला चैप्टर यूनिट सेकंड कर दिया है, ग्रीक वाला यूनिट फर्स्ट कर दिया है, और ये तो सेकंड ब्लॉक में चला गया। तो यहाँ पर अगर हम आपके फर्स्ट ब्लॉक में बात करें 20 मार्क्स, 40 मार्क्स, देन ये 10 मार्क्स एनआल स्कूल यूनिट 8 में। ठीक है, और ये देखो हिस्टोरियन और कॉशन, ये भी आ गया आपके थर्ड ब्लॉक से क्वेश्चन है। तो मैंने आपसे कहा ही था थर्ड ब्लॉक्स 30 से 40, यानी देखो 40 मार्क्स आपके यहाँ बन गए। कार्य कारण संबंधी मैंने अभी आपको पढ़ाया, हिस्टोरियंस और कॉशन, ये क्वेश्चन यहाँ से आया, फर्स्ट वाले ब्लॉक में दे दिया। तो आपने देखा कि वो अगर आपने कर लिया 40 मार्क्स आपके यहाँ बन गए। और अभी तक हमने सेक्शन ब्लॉक फर्स्ट अगर आप कर लोगे तो 20 मार्क्स, ये 40 मार्क्स, ये हो गया आपका 50 मार्क्स, 50 क्या, ये हो गया आपका 60 मार्क्स, और ये 70 मार्क्स भी। ये सारे सेक्शन यानी ब्लॉक फर्स्ट से क्वेश्चन है। लेकिन हमें एक बात पता है कि हमें पर सेक्शन से 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेकिन ब्लॉक फर्स्ट अच्छे से सॉल्व कर लिया तो 2 नहीं 3 क्वेश्चन निकाल लोगे आप सभी, 2 नहीं 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे अगर सेक्शन ए से ब्लॉक फर्स्ट कर लिया यूनिट 1 से 11 तक। 3 क्वेश्चन यहाँ से कर लिया, और ब्लॉक थर्ड अगर हम पढ़ के चले गए तो सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन तो हम सॉल्व ही कर रहे हैं। और ऑब्वियस है सेक्शन बी से भी एक टॉपिक हम कवर करके ही जाएंगे। आराम से आप कोई भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लोगे। पहले भी कहा था एक्स्ट्रा टॉपिक्स तो मैं डेफिनेटली पढ़कर जाना है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। चलिए क्वेश्चन देख लिया ना। तो यहाँ पर क्या है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर असाइनमेंट में ये क्वेश्चन आया तो एग्जाम में भी आएगा, नहीं, एग्जाम में चेंज कर देंगे, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। देखो आगे सबल्टन स्टडीज है, ब्लॉक सेकंड से है, सेकंड ब्लॉक से ये सबल्टन स्टडीज, यहाँ से रिपीट हो जाता है ये भी। मेन स्ट्रीम वेस्टर्न हिस्टोरियोग्राफी फर्स्ट ब्लॉक, ये देखो आया ना फर्स्ट ब्लॉक। तो देखो फर्स्ट ब्लॉक करने से भी क्या होगा, सेक्शन ए से भी 3 क्वेश्चन निकाल पाओगे, सेक्शन बी से भी 3 निकाल पाओगे। जो टॉपिक अच्छे से आता हो वो कर लेना। ये यूनिट 5 है आपके, इसमें इंडो पर्शियन मुगल वाला लो, ये भी ब्लॉक फर्स्ट। बोलो सेकंड भी पढ़ना है, बट फर्स्ट और थर्ड भी कम टाइम है, सब नहीं पढ़ सकते। सेकंड के एक आध टॉपिक कर लो, बाकी फर्स्ट और थर्ड निकाल लो, पूरा एग्जाम निकाल लोगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ब्लॉक के बारे में। थोड़ा बहुत सबका ओवरव्यू ले लेते हैं, यहाँ पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कैसे और क्या क्या करना है। तो असाइनमेंट के क्वेश्चन के थ्रू ही देख लेते हैं 1 बाय 1, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, पहले इन्हीं को सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। देखो यहाँ पर सबसे पहले ये असाइनमेंट के क्वेश्चन तो आप सभी वैसे भी सॉल्व कर ही चुके हो, राइट। आ जाओ सबसे पहले हम बात करते हैं आपके यहाँ पर यूनिट फर्स्ट के बारे में। यूनिट फर्स्ट जो है वो है हमारा ग्रीक एंड रोमन, ये पुराने सिलेबस में भी था। तो एक बात तो समझ में आ रही है, इस चैप्टर से यूनानी और रोमन की इतिहास लेखन के बारे में इसमें लिखा गया है, और इन्हीं के इतिहास के बारे में हमें बताया भी गया है, राइट। यही तो बात हुई हमारी। इस बुक के अंदर अगर हम क्या बात करते हैं चैप्टर में कि ये हमें ग्रीक और रोमन के इतिहास लेखन के बारे में बताने वाले हैं, तो हमें यहाँ पर सिर्फ 4 इतिहासकारों के नेम याद करने हैं। एक तो आपके हेरोडोटस, जिन्हें आप फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जानते हो, ठीक है, जो हमारे इतिहास के जनक रह चुके हैं, जिन्होंने आपके हिस्टोरी का बुक लिखी है, और जिसमें इन्होंने ये हमारे पहली ऐसी बुक में पूरे हमें हिस्ट्री अतीत के बारे में यहाँ पे बताया गया है। एक तो आपको इनका नाम याद रखना है। दूसरा आपको टैकिटस का नाम याद रखना है। टैकिटस भी अगर आप सभी देखते हो तो ये हमारे एनाल्स और स्टोरीज इन्होंने लिखा है। टैकिटस जो है ये हमें रोमन साम्राज्य के बारे में बताते हैं। हेरोडोटस जो है ये हमें ग्रीक के इतिहास लेखन है, ग्रीक के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट आपको नाम याद रखना है लिवी, ठीक है, ये भी आपको किसके बारे में बताते हैं, रोमन के बारे में। जब रोम का समय था ना, और रोम से रोमन एम्पायर आपका बना, फर्स्ट ईयर पढ़ी चुके हो, अगस्तस का जो टाइम पीरियड आता है उसके बारे में लिवी बताते हैं। और एक नाम हमें और याद रखना है आपके थूसिदिसस, इसे जो भी पढ़ते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट कर लेना। यहाँ पर इन्होंने आपके पेलोपोनेशियन वॉर जो हुआ था एथेंस और स्पार्टा के बीच में, यानी ये ग्रीक के बारे में बताते हैं।
तो ग्रीक के बारे में हमें हेरोडोटस का नाम याद रखना और इनका नाम, और दूसरा रोमन में लिवियो और टैकिटस। इन चारों ने मिल के ग्रीक और रोमन के इतिहास लेखन के बारे में हमें यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करा है। ठीक है, रोमन की पूरे साम्राज्य के बारे में बताया है, सब कुछ एक्सप्लोर किया, यहाँ का वॉर जो हुआ इन आपके ग्रीक और रोमन के बीच में वो बताया, साम्राज्य के बारे में बताया, यहाँ की पॉलिटिक्स कैसी थी वो सब कुछ इन्होंने एक्सप्लेन करा है। रोमन में भी आपके कौन कौन से लोग जो है किसमें रिलीजियस, किस धर्म में बिलीव किया करते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। इसी तरीके से ग्रीक में भी आप देखते हो हमारे हेरोडोटस ने जो हमारे यहाँ पर हम बात करते हैं आपके जो ग्रीक और रोमन के बीच में पेलोपोनेशियन वॉर जो हुआ था उसके बारे में एक्सप्लेन करा है, वो सब कुछ यहाँ पर इन्होंने डिस्कस भी करा है। और यहाँ पर जब इसमें कोई भी जो भी चीज़ें है सारी हिस्टोरियोग्राफी जब बताई, सबको एनालाइज किया और पूरे सच्चाई को सर्च किया है, ट्रुथ को सर्च करने के बाद ही हिस्ट्री राइटिंग यहाँ पर इन्होंने मेंशन करी है। और सब कुछ यहाँ पर हमें ग्रीक इतिहासकारों ने ग्रीक और रोमन के बीच में जो रिलेशनशिप है वो चीज़ हमें यहाँ पर बताई और अपनी हिस्ट्री राइटिंग यहाँ पर लिखी है। ठीक है, ये सब कुछ आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। इस चैप्टर में सिर्फ इन चारों का ही नाम आपको याद रखना है, बाकी किसी और का नाम आपको याद नहीं करना है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे। आपका सेकंड यूनिट है जो कि चाइना के इतिहास लेखन के बारे में, जो मैंने आपको बताया। ये चैप्टर तभी याद करना या तभी सॉल्व करना जब आप इसमें, क्योंकि देखो चाइना के इतिहासकार के बारे में तो चाइना के इतिहासकारों का नाम भी थोड़ा ऐसे ही होता है, तो वो जब आपको याद हो जाए तभी इसको करना। अगर याद ना कर पाओ तो इस चैप्टर को स्किप कर देना, टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि इतिहासकार और उनकी जो किताबें हैं वो हमें करेक्ट लिखना है, ये नहीं कहीं से कुछ भी लिखो, नहीं। ये बुक मैं अपने पेड बैचेस के मेंबर्स को भी सेम बातें कहती हूँ, ये चैप्टर सभी लोग तभी सॉल्व करेंगे जब आप इनके इतिहासकारों का नाम याद कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। अब जब इसकी हिस्ट्री राइटिंग भी लिखी गई है तो यहाँ पर भी ऑब्वियस सी बात है, चाइना के इतिहास लेखन के बारे में इसमें बताया गया है, नो डाउट, है ना। चाइना के इतिहास लेखन के बारे में बताया, तो चाइना के हर एक चीज़ के बारे में इसमें एक्सप्लेन किया है। लाइक यहाँ का कल्चर कैसा था, यहाँ की पूरी संस्कृति बताई है, इनकी पूरी फिलॉसफी के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ की पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था वो सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले चाइना की अगर हम बात करें तो आपको पता है, सबसे पहले हम यहाँ पर कन्फ्यूशियस का नाम याद रखते हैं, जो इन्हीं के नाम से एक आपका एक फिलॉसफी आई थी, नॉट अ रिलीजन, कन्फ्यूजनिज्म, जो आपने फर्स्ट ईयर में भी ऑलरेडी किया था। कन्फ्यूजनिज्म का इम्पैक्ट जो है हमारे चाइना के इतिहास लेखन में अच्छा खासा आपका पड़ा। कन्फ्यूशियस जो है ये एक अच्छे खास, जिनके जो फॉलोवर्स हैं इन्होंने मोरल वैल्यू को इंपॉर्टेंस दी। ठीक है, ये बात आपको ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इतिहासकारों ने आपके यहाँ पर डायनेस्टी पर भी फोकस किया, डायनेस्टी के भी आपके हिस्ट्री के बारे में हमें बताया। आपको पता है चाइना में भी पहले आपके यहाँ पर मोनार्की सिस्टम हुआ करता था। ठीक है, मोनार्की है तो ऑब्वियस है बहुत सारी डायनेस्टीज हमें यहाँ पर देखने को मिली, बहुत सारी साम्राज्य यहाँ पर मिले और जिन्होंने रूलर्स ने यहाँ पर रूल किया, वो चीज़ आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और बहुत सारी बुक्स हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, वो बुक्स आपको अपने बुक से याद करनी है, वो मैं आपको यहाँ नहीं बता रही, बट येस बुक ज़रूर याद कर लेना कि यहाँ पर पूरे सोर्सेज के थ्रू हमारे इतिहासकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो हमें यहाँ पर सारी चीज़ें बता सके। और जितनी भी आपकी सांग डायनेस्टी थी, हुआन डायनेस्टी थी, किंग डायनेस्टी थी, जिसने यहाँ पर रूल किया कितने लंबे समय तक करा, बहुत सारी डायनेस्टीज ने इनका इम्पैक्ट रहा, इससे साम्राज्य का विस्तार हुआ, वो सब कुछ। बाकी तो आपको इसमें किस इतिहासकार ने किस बुक के बारे में बताया वो आपको इसमें मेंशन करना है, तो वो आप अपने बुक से कर सकते हो। बाकी अगर जिन्होंने नोट्स ले रखा है तो नोट्स से जो कुछ भी मैंने एक्सप्लेन किया आपको मेंशन करा है वो याद कर लेना। एक चीज़ और बता दूं, हर एक चैप्टर में अगर जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो तो 7 से 8 इतिहासकार और उनकी किताबें तो आपको डेफिनेटली याद करनी ही करनी है, याद रखना। आप में से कई ऐसे होंगे जो सिर्फ 2-3 याद करेंगे और छोड़ देंगे, नहीं, तो 2-3 अगर लर्न करोगे किसी भी आंसर राइटिंग में 2 से 3 इतिहासकार और उनकी किताबें लिखोगे, मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। तो अगर इतिहासकारों के नाम उनके बुक्स के साथ एक्सप्लेन करोगे कि ये बुक में, इस बुक में इन्होंने ये एक्सप्लेन करा है, तब मार्क्स अच्छे मिलेंगे। कहानियाँ लिखोगे तो मार्क्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। इस बुक में तो मेन चीज़ बातें जो हमें मेंशन करनी है या आपको जो ध्यान रखना है वो इसी चीज़ का रखना है, समझ रहे हो। तो हमें चाइनीज़ हिस्टोरियोग्राफी भी हम यहाँ पर पूरा इनकी इनके टाइम पर जो पूरी सोसाइटी पॉलिटी वो सब तो एक अलग बात है, लेकिन इतिहासकारों ने अपने हिस्ट्री राइटिंग में किन किन चीज़ों पे ध्यान रख कर और तब जाकर हमें कोई भी चीज़ बताई है उस पर हमें ध्यान रखना है या हमें वो चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। जैसे कि मैं आपको एक आध बता देती हूँ चाइनीज़ हिस्टोरियोग्राफी के में, जैसे कुछ हिस्टोरियंस के नेम। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बहुत सारी डायनेस्टीज़ ने यहाँ पर रूल किया है, राइट। तो जैसे इसमें तंग डायनेस्टी ने रूल किया था, अब इसके बारे में हमें किसने बताया था, तो उनका नाम है लियू झिलजी।
लियो जिलजे ने एक बुक लिखी थी ऑन हिस्ट्री, ठीक है, तो ये बुक इन्होंने लिखी और तब जाकर इस डायनेस्टी के बारे में हमें चीज़ों को एक्सप्लेन करा है। ऐसे ही आपके एक सॉन्ग डायनेस्टी ने यहाँ पे रूल किया। सॉन्ग डायनेस्टी से रिलेटेड सिमा गुआंग, तो मैंने आपको बोला नाम याद होगा तभी इस चैप्टर को करना, अदरवाइज छोड़ देना। सिमा गुआंग ने आपकी यहाँ पर बुक लिखी थी कॉम्प्रिहेंसिव मिरर फॉर द एड ऑफ गवर्नमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव मिरर फॉर द एड ऑफ गवर्नमेंट, ये बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने आपके इस डायनेस्टी के बारे में बताया था। 1362 का ये टाइम है, ऐसे हमें याद करना है। हमें पता तो है कि चाइना में डायनेस्टीज ने रूल किया था और यहाँ पे बहुत सारे साम्राज्य आए थे और राजाओं ने रूल किया, लेकिन कौन से इतिहासकार ने किस बुक में और किस हमें बताया उस पर बात करनी है, ऐसे आंसर राइटिंग लिखना है। अब आशा करती हूँ इतनी चीज़ें तो हमें क्लियर हो गई होंगी आपको कि हमें किस चीज़ को कहाँ और कैसे सॉल्व करना है। अब शायद आपको किसी को भी यहाँ पर इसमें तो कोई कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए। अगर कोई है यहाँ पर जल्दी से लाइव चैट में या फिर बाद में इस क्लास को देख रहे हो कमेंट के थ्रू पूछ लो, नहीं तो आप 8881969880 पर पूछ सकते हो। कोई भी डाउट या क्वेरी है, ठीक है, आप यहाँ पर भी मुझसे पूछ सकते हो अगर आपको कुछ भी पूछना है तो। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, आपके फर्स्ट और सेकंड यूनिट क्लियर हो गया, थर्ड यूनिट की तरफ बढ़ेंगे, वेस्टर्न मेडिएवल हिस्टोरियोग्राफी की तरफ। तो यूनिट थर्ड जो है वेस्टर्न मेडिएवल हिस्टोरियोग्राफी की अगर हम बात करें तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना यहाँ से रिलेटेड, वो याद रखना, वो मैक्सिमम सिर्फ इस टॉपिक में एक ही आएगा, वो है आपके क्रिश्चियन हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर, ठीक है। ईसाई धर्म का जो इतिहास लेखन है, यहाँ से इस चैप्टर में ये क्वेश्चन आपको नजर आएगा कि क्रिश्चियन की हिस्टोरियोग्राफी बताओ, तब आपको ये इस चैप्टर से याद रखना है कि ये यूनिट थर्ड से पूछा गया। क्रिश्चियन हिस्टोरियोग्राफी से यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें क्या बताया गया कि इसी के थ्रू हमारा हिस्ट्री में, इतिहास में पीरियडाइजेशन का टाइम हमें देखने को मिलता है, ठीक है। पीरियडाइजेशन से आप एक बात समझ रहे हो ताकि आपको पता है कि हमारे हिस्ट्री के पीरियड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। अभी आप कहोगे कि मैम ये तो 3 पार्ट में डिवाइड है, एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न, बट नहीं, पीरियडाइजेशन इन हिस्ट्री की बात करें तो 2 पार्ट का मतलब है बिफोर क्राइस्ट और एडी मतलब एनो डोमिनी की बात कर रहे हैं, यानी बीसी मतलब है जब यहाँ पर आपके जीसस क्राइस्ट के जन्म होने का जो पहले का टाइम है उसे हम बीसी से करते हैं, और उनके पैदा होने के बाद की जितनी भी चीजें हम पढ़ते हैं उसे एनो डोमिनी कहा जाता है, जिसको हम एडी से मेंशन करते हैं, राइट। तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड हम पूरा बर्थ ऑफ क्राइस्ट से यहाँ पर इसको चीजें देखते हैं, और इसी तरीके से हमने इतिहास को इस तरीके से डिवाइड कर रखा है, और यहाँ बता रखा है कि 2 ही पार्ट में कि ये वो समय है जब कह सकते हो कि पीरियड ऑफ डार्कनेस, ठीक है, और जीसस क्राइस्ट के आने के बाद पीरियड ऑफ लाइट का टाइम माना जाता है। क्योंकि जैसे कि आपने MHI 102 में फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि किस तरीके से यहाँ पर जो है मोरालिटी के बारे में नहीं बताया जा रहा, किस तरीके से रिलीजन का जो प्रेशर है वो कितना ज़्यादा था, है ना, और सही गलत की समझ किसी को नहीं थी, उसके अकॉर्डिंगली इस चीज़ों को यहाँ पर कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आपके इसी जीसस क्राइस्ट की जब शुरुआत हुई तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर आपके चर्च स्टैब्लिश किए गए, ये आपको पता ही है। और क्रिश्चियन हिस्टोरियोग्राफी में हम क्या देखते हैं कि आपके जब चर्च स्टैब्लिश हो गया, फिर हम इसमें चर्च और स्टेट का रिलेशनशिप यहाँ पर हम देखते हैं। इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर एक बुक लिखी गई, किताब लिखी गई, उस बुक का नाम था सिटी ऑफ गॉड, ठीक है। क्या नाम है? सिटी ऑफ गॉड, याद रखना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया हिस्टोरियोग्राफी की है तो हमें इसमें एक आध बुक का नाम भी डेफिनेटली याद होना चाहिए। और ये बुक जो है आपके किसने लिखी थी? सेंट अगस्तिस ने, ये भी हमें याद रखना है, जहां पर इन्होंने चर्च और स्टेट के बीच में रिलेशनशिप कैसा था वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं, ये आपको बताना है। उसके बाद क्रिश्चियन के जो लोग हैं, क्रिश्चियन में यानी ईसाई धर्म में बिलीव करते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको पता ही है। और यहाँ पर अगर हम देखें क्रिश्चियन की हिस्टोरियोग्राफी में हर एक चीज़ बताई गई है, चाहे हमारे सेंट अगस्तिन जो है इन्होंने यहाँ पर बताया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इन लोगों का जो मेन फोकस है वो किस पर है? अब बात की जा रही है हमारे क्रिश्चियन की हिस्टोरियोग्राफी पे, ठीक है। क्रिश्चियन की हिस्टोरियोग्राफी पे जब बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या समझते हैं कि मेनली जो हमारा फोकस होगा वो ईसाई धर्म यानी क्रिश्चियनिटी पर होगा। और हमें पता है कि ये वो टाइम है जब ये क्रिश्चियनिटी का जो टाइम है वो कब शुरू हुआ था? आपके मेडिएवल क्रिश्चियन हिस्टोरियोग्राफी में, है ना, जहाँ पर आपके पूरे जो क्राइस्ट की जो लाइफ है उसके बारे में बताया जाता है और उसी पे मेन फोकस यहाँ पर किया जाता है। ये सब कुछ आपको लिखना है। अगस्तस आपको याद ही होगा, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रोमन साम्राज्य में किस तरीके से क्रिश्चियनिटी का विस्तार हुआ। इस तरीके से आपको ये सारी चीजें जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो ये था हमारा यूनिट 3 जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। इस
यूनिट थर्ड के पर्सपेक्टिव से तो यही इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ेंगे यूनिट 4 की तरफ। यूनिट थर्ड तो हमारा क्लियर हो गया, यहाँ पर हम बात करेंगे अब यूनिट 4। यूनिट 4 भी अच्छा चैप्टर है, जैसे मैंने आपको बताया। इस चैप्टर का जो है वो है मेडिएवल की तरफ बढ़ रहे, जिसमें आपके इंडो पर्शियन की बात करेंगे। ठीक है, जैसे हमें पता है मेडिएवल के टाइम पर पर्शियन और अरेबिक यानी पर्शियन यानी फारसी और अरबी भाषा में आपके यहाँ पर किताबें लिखी जाती थी। और यहाँ पर मैंने भी आपको एक चीज़ बताई, जब आपके एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें दोनों चीज़ें आप देखोगे, मतलब इसमें दिल्ली सल्तनत के पर्सपेक्टिव से भी हमें ये चीज़ें बतानी है, और दूसरा जो है आपका दिल्ली सल्तनत के अलावा हम पढ़ते हैं आपके मुगल्स। क्योंकि मेडिएवल में हमें जो चीज़ें देखने को मिलती है एग्जाम में ना, डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ जाएगा, और क्या पता शॉर्ट नोट में भी आ जाए कि पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी को एक्सप्लेन करो और हमें यहाँ पर बताओ। ठीक है, और ये जो टाइम पीरियड मेंशन है वो 8 से 9th सेंचुरी का टाइम आप देखोगे, जहाँ पर ये सारी बातें बताते हैं। 8 से 9th सेंचुरी में एक बात तो समझ आ रही है कि इसमें तो दिल्ली सल्तनत और मुगल्स हैं नहीं। ठीक है, 8 से 9th सेंचुरी का टाइम एक क्लासिकल ट्रेडिशन टाइम है, जिसमें आपके बहुत सारे जो लोग हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पर अगर हम देखते हैं कि अगर हम आपके पर्शियन और अरबी भाषा में जो इतिहासकारों ने किताबें लिखी है, पहले तो 8 से 9 देख लो, फिर 10th सेंचुरी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक बात तो हमें क्लियर है, ये वो समय है जब हमें यहाँ पर मुस्लिम्स के स्कॉलर्स देखने को मिलते हैं, और उन्होंने अपनी जो लिटरेचर है, जो भी चीज़ें लिखी है वो अरेबिक भाषा में लिखी है। और आपको पता है ये वो समय जब इस्लाम रिलीजन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके फाउंडर कौन है ये भी आपको पता है, प्रॉफेट मोहम्मद। इसके बारे में भी सब ऑलरेडी जानते हैं, तो उन्होंने आपके इस्लाम धर्म के बारे में सारी चीज़ें बताई, वो सब कुछ हमें इसमें लिखना है। ठीक है, अब इसमें इस टाइम की अगर मैं बात करूँ तो आपको एक पर्सन का नाम याद रखना है, मैक्सिमम सभी लोगों ने इसको सुना होगा, अहमद बिन यहया। ये एग्जाम में यूजीसी नेट में भी कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये वाली जो बुक है हिस्टोरियोग्राफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्होंने भी बहुत सारी बुक अपने टाइम पर कंपोज की थी, ये हमें चीजें याद रखनी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें, ऐसे और भी स्कॉलर्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली याद कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि हम और भी बुक्स अगर आप देखोगे तो एक इस टाइम पर आपके फतेह अल, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया, बुलदन, ये किताबें लिखी गई, बुक्स लिखी गई उस टाइम पर। तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमें यहाँ पर नेम जरूर डेफिनेटली याद करना है। ये तो 8 से 9 सेंचुरी के टाइम पे है, और अगर हम 10th सेंचुरी की तरफ बढ़ेंगे और तब आप चीज़ों को एक्सप्लेन करोगे, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, 10th सेंचुरी के टाइम पर भी हम देखते हैं कि जैसे कि इसमें हमें किसका नाम याद रखना है, मोहम्मद बिन जारिर अल तबारी। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नेम डेफिनेटली याद रखना है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, इनकी बुक का नाम भी हमें याद करना है, तारिक अल रसूल। तो ये सब जब नाम आपको याद हो जाए ना, तभी आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, 8 से 9 सेंचुरी के टाइम पे बताओ, 10th सेंचुरी में बताओ, है ना, पर्शियन और अरेबिक हिस्टोरियोग्राफी, या सिर्फ पर्शियन का इतिहास लेखन बताओ, एग्जाम में कुछ भी आ जाएगा। तो इन सभी ने आपके यहाँ पर बुक्स लिखी, और यहाँ पर जैसे अल मसूदी है, उन्होंने मुरूज अल जवाब एक जो बुक है ये भी मेंशन किया। ऐसे ही अगर हम बात करें आपके और बुक्स, जैसे कि अरेबिक हिस्टोरियोग्राफी इन्होंने यहाँ पर अगर पूछ लिया, तो सबसे ज़्यादा आप देखोगे 11th सेंचुरी के टाइम पर भी हम यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर इन्होंने आपके इस टाइम पर सबसे पहली जो बुक हमें देखने को मिलती है जो पॉपुलर हुई थी, वो है तारिक अल यामिनी। ठीक है, और ये जो आपकी बुक है ये किसके द्वारा पब्लिश की गई, अल उतबी के द्वारा। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर इसको किया, और जहाँ पर इन्होंने आपके जो सुल्तान है महमूद ऑफ गजनी, उनके बारे में इस बुक के अंदर मेंशन किया है। तो ऐसे ही हर बुक के अंदर जहाँ पर हर चीज़ आप देखोगे। नेक्स्ट एल्ब्रूनी का नाम तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, इनका नाम भी हमें याद रखना है इसके अंदर अगर हम बात करते हैं। ऐसे ही हम आपके पर्शियन के लिटरेचर साहित्य की बात करें, तो यहाँ पर मुस्लिम्स के टाइम पर अरेबिक के अलावा पर्शियन लिटरेचर साहित्य में भी हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें इसके थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। अब इनके लिए लिटरेचर किसने लिखी है, जैसे कि आप देखोगे अबू सैड, ऐसे ही सारे नाम है, ये आपको याद रखना है। और ये हुए चाहे आपके अबुल फजल हुए, है ना, ये सब पर्शियन लिटरेचर इन्होंने लिखे थे, पर्शियन के इतिहासकार थे। और यहाँ पर इन्होंने आपके मोहम्मद गजनी के टाइम की भी बातें लिखी किताबों में। मोहम्मद गजनी ने आपका पूरा किस तरीके से यहाँ पर अटैक किए थे, उसके बाद दिल्ली को कॉन्कर किया था, उसके आगे की कहानी, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखोगे। ऐसी और भी बुक्स हम यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे आपके जिलाल अकबर,
तो ये भी आप देखोगे, इन्होंने आपकी एक बुक लिखी थी तारिक अल बहकी। तो ऐसी ये बुक्स आपको याद रखनी है अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारी हैं, लेकिन आप लोग अपने अकॉर्डिंगली याद कर लो और नोट्स प्रिपेयर कर लो, जिससे हमें आइडिया हो जाए कि 20 मार्क्स के लिए हमें कितनी बातें कौन कौन से। देखो जरूरी नहीं है कि ये अरेबिक और पर्शियन एक साथ आए, दोनों अलग अलग भी आ सकता है। तो हमें अरेबिक का भी सेपरेटली पता होना चाहिए और पर्शियन का भी सेपरेटली पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इसको बता पाओगे। तो इन पर्शियन के लिटरेचर के थ्रू भी मुस्लिम्स की पॉलिटी कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, ये सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया है, बताया गया था, ठीक है। और मोहम्मद गजनी का रोल ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बताया 9 से आपके 8 से 10 सेंचुरी, जहाँ पर आपको ऑलरेडी पता है कि ये आपका वो टाइम है जब दिल्ली सल्तनत आई नहीं। दिल्ली सल्तनत तो 12th सेंचुरी से आया था, राइट। तब हम दिल्ली सल्तनत और मुगल्स के बारे में बात करते हैं, बट अभी क्या है, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली हमें महमूद गजनवी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर बात करना है। और यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें ये सब किससे इंस्पायर थे, तो वो इंस्पायर थे आपके कुरान से, ठीक है। अरेबिक स्कॉलर सबसे पहले आप देखोगे, अरेबिक के जो इतिहासकार है इन्होंने हिस्ट्री राइटिंग लिखनी शुरू 8th सेंचुरी में की थी, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बाद में प्रॉफेट मोहम्मद है, उनके फॉलोअर ने 8 से 9th सेंचुरी में उनको फॉलो किया, और बाकी के जो हमारे रिलीजन का जो इतिहास है, कॉन्क्वेस्ट है, इस्लाम धर्म है, उन सब के बारे में यहाँ पर हमें बताया और लिखा। तो मेन मुस्लिम्स के टाइम पर हमें 2 अरेबिक और पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी देखने को मिलती है, जो हमें अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद रखना है। ये था यूनिट 4, ठीक है। यूनिट 5 अगर हम बात करें मेन स्ट्रीम, जो कि ऑलरेडी आपके उसमें था, असाइनमेंट का भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपके यूनिट 5 जैसे असाइनमेंट के क्वेश्चन तो हमें डेफिनेटली सभी को सारे आने चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि असाइनमेंट पे तो डायरेक्टली मेंशन है ना आपका मेन स्ट्रीम, ये वर्ड डायरेक्ट मेंशन है कि मेन स्ट्रीम वेस्टर्न हिस्टोरियोग्राफी आपको बतानी है इन 19th सेंचुरी, यही आपका चैप्टर का नाम है। लेकिन अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पर एग्जाम के परस्पेक्टिव से ये तो मेन स्ट्रीम दे दिया है, लेकिन पुराना सिलेबस देखोगे ना तो इस चैप्टर का नाम यूनिट 12 हुआ करता था। ये पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन मेंशन है, और इसमें इंपीरियस्ट मेंशन है, और थर्ड वन होते हैं रांके, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन मेन स्ट्रीम अगर इन्होंने चैप्टर का नाम अगर आपको दिया, तब पॉजिटिव हिस्टोरियंस की क्या सोच है वो बताना पड़ेगा, एम्पीरियस्ट बताना पड़ेगा, और रांके का बताना पड़ेगा। लेकिन याद रखना कि एग्जाम में ये तीनों अलग भी आ सकते हैं। तो इस चैप्टर को करने का क्या मतलब है कि हम पॉजिटिविस्ट, और खास तौर से देखो पॉजिटिविस्ट और रांके, ये दोनों सेपरेटली 20 मार्क्स में आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। एम्पीरियस तो अगर उन्होंने एक बार पूछना भी हुआ तो ये पॉजिटिविस्ट के साथ ऐड ऑन करके ही पूछेंगे, लेकिन पॉजिटिविस्ट और रांके सेपरेटली भी आ सकता है अगर इन्होंने चैप्टर पूरा नहीं दिया है तो। क्लियर हुआ। चैप्टर दे दिया मेन स्ट्रीम, तब तो तीनों लिखोगे, और अलग अलग भी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन की बात करूं तो यहाँ पर आपको एक पर्सन का नाम याद रखना है, वो है अगस्ट कॉम्टे। ये एक फ्रांस के थिंकर है, और पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी इनकी यहाँ पर देखने को मिलती है। पॉजिटिविस्ट से बात तो एक समझ आ रही है कि यहाँ पर ये पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस टाइम पर इनकी जो मेन बुक है जो पब्लिश की गई वो आपको याद रखनी है। ए बुक का नाम था द कोर्स ऑफ पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी, सेकेंड बुक का नाम था द कोर्स ऑफ पॉजिटिव पॉलिटिक्स, ठीक है। दोनों में सेम चीजें क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव तो है, बट एक में इनका नाम क्या है, यहाँ पर होगा आपका फिलॉसफी, और सेकंड वन में आपका होगा पॉलिटिक्स, पॉजिटिव पॉलिटिक्स। ये 2 बुक इनके टाइम पर यहाँ पर लिखी गई, कॉम्टे के टाइम पर हम देखते हैं। और अगस्ट कॉम्टे के डिसाइपल जो शिष्य हैं वो भी हमें याद रखना है, जिनका नाम था हेनरी संत साइमन, ठीक है। ये इनके वो थे, ये यूथोपियन के सोशलिस्ट थे, ये भी याद रखना, इनसे प्रभावित थे। जॉन लॉके भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये चीजें हमें याद रखनी है। उसके बाद आपको उसका स्टेजेस भी बताना है, इसमें स्टेजेस भी यहाँ पर पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन के टोटल हमें 3 स्टेजेस देखने को मिलते हैं। पहला जिसको आप बोलते हो थियोलॉजिकल, नेक्स्ट जो हमारे स्टेज होती है उसे हम बोलते हैं मेटाफिजिकल, और उसका जो लास्ट होता है वो है आपका साइंटिफिक, ठीक है। ये 3 स्टेजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ओवरऑल ये स्टेजेस क्या है, थियोलॉजिकल मतलब कह सकते हो ये वो टाइम है जब हम एडल्टहुड में होते हैं, फिर चाइल्डहुड में होते हैं। मेटाफिजिकल वो एज है जब अडल्टहुड में हम आते हैं,
समझ रहे हो, इस तरीके से इन्होंने इसको यहाँ पर बताया है। और यहाँ पर मेनली जो है पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन में जो बात की जाती है, इनका मानना है हम अपने जो नॉलेज है, जो हमारा ज्ञान है, वो किसके थ्रू आता है, ऑब्जर्व के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू। वहीं एम्पीरियस्ट का क्या मानना है, हमें जो नॉलेज आती है वो एक्सपीरियंस के थ्रू आती है। पॉजिटिव का मानना है ऑब्जर्व करके, एम्पीरियस्ट का मानना है एक्सपीरियंस करके हमें कोई भी ज्ञान आता है। दोनों में ये फर्क है। रांके का क्या मानना है, रांके जो है इनका मेनली ये मानना होता है कि यहाँ पर देखो एम्पीरियल मतलब मैंने बताया ना, एम्पीरियस वर्ड ये एक्सपीरियंस से आया है। ये तो अगस्ट कॉम्टे तो फ्रांस के थे, एम्पीरियस की बात करें तो ये ग्रीक के हैं। ये जो टर्म है ना वर्ड, ये ग्रीक है। नॉलेज इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, नॉलेज यानी ज्ञान जो है वो हमारा एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, ऐसा इसमें बताया जाता है और उसी के थ्रू अपने वर्ल्ड को जस्टिफाई करते हैं। रांके की अगर मैं बात करूं, हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, लॉपर्ड वन रांके। तो यहाँ पर रांके के बारे में मैंने आपको बताया। इनका मेनली जो फोकस है वो क्या है कि यहाँ पर अगर हम देखें, हमें अपने हिस्ट्री यानी इतिहास को, जो भी पास्ट में चीजें हुई है, जो एक्चुअल फैक्ट है, जो एक्चुअली हुआ है, उसको उसी तरीके से ही शो करना है, ना कि हमें उसमें कोई भी फैक्चुअल चीजें ऐड ऑन करनी है। समझ रहे हो, जो चीजें पास्ट में हुई है, जिस तरीके से हुई है, वो ऐसे की ऐसे ही पेश करनी है, ना ही उसमें कोई भी 2-3 बातें और ऐड करके या गलत बातें या फिर ऐसा हो सकता है, ऐसी बातें हमें यहाँ पर मेंशन नहीं करनी, ऐसा इनका मानना है। इनकी बुक भी आपको याद रखनी है। इनकी बुक थी डिक्लाइन एंड फॉल इन द रोमन एम्पायर, ये बुक लिखी थी रांके ने। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और रांके की अगर मैं बात करूं तो इन्हें फादर ऑफ द एम्पीरियल हिस्टोरियोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बाकी इनका तो, और ऑब्वियस है ये इतिहासकार भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके प्राइमरी सोर्सेज को देते हैं। तो प्राइमरी सोर्सेज आप समझ रहे हो, विदाउट मॉडिफिकेशन, बिना कोई चेंज करे, हमें जो चीज जैसी मिली उसको वैसा का वैसे ही यहाँ पर दर्शाना है, कुछ भी ऐसे गलत तरीके से इतिहास को नहीं पेश करना है ऐसी। ठीक है, ये क्लियर हो गया, इतनी तो बात क्लियर है, मतलब ओवरऑल रांके के बारे में ये। तो ये आपको एक बात क्लियर हो गई, एग्जाम में जब यहाँ से आएगा यूनिट 5 से, तो ये सारी चीजें करनी है, बस दैट्स इट। बाकी ये मैराथन सेशन है, तो मैंने ओवरव्यू, आपका कोशिश है कि मैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता सकूं। डिटेल में पढ़ना है उसका भी ऑप्शन है, मैंने आपको बताया ही। व्हाट्सएप पे आप 8882196980, आप चाहो तो कंप्लीटली 6 सब्जेक्ट का भी यहाँ पर परचेज कर सकते हो, या फिर सिंगल सब्जेक्ट के भी क्लासेस या नोट्स ले सकते हो। MHI 103 तो आपके UGC नेट एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आपको हर एक चीज डिटेल में कराई गई है। लेकिन मैराथन में तो आपको जस्ट आइडिया लगी है, क्योंकि एग्जाम, ये मैराथन आप एग्जाम के 1-2 दिन पहले भी देख रहे होंगे, उससे भी आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है, अब यूनिट 6 से क्लासिकल थिंकिंग, वेस्टर्न मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, ये सब आप खुद कर लेना। अब हम आगे बढ़ेंगे एनाल स्कूल की तरफ। ठीक है, एनाल स्कूल जो कि हमारे एग्जाम में आ जाता है, एनाल स्कूल है जो कि है आपका यूनिट 8। एनाल स्कूल के बारे में बात करें तो इसमें मेनली बात मैं बस आपको बता देती हूँ। एनाल स्कूल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जो मेनली फैक्ट है, हमारा जो हिस्ट्री यानी इतिहास है, इनका मानना है एनाल स्कूल में ये चीज सिखाई जाती है कि यह स्कूल आपको फ्रांस में देखने को मिलता है। और बोला जाता है कि यहाँ पर हम जो इतिहास को पढ़ते हैं, हिस्ट्री को पढ़ते हैं, वो सिर्फ इतिहास के पर्सपेक्टिव से ही नहीं पढ़ते, इसको हम इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ते हैं, सोशल के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल के भी पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो इतिहास को जब तक हम इन बाकियों अदर्स पे बेस पर नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमारा इतिहास कंप्लीट नहीं माना जाता। ठीक है, और इससे रिलेटेड आप एक बुक भी यहाँ पर देखते हो, उस बुक का नाम है एनाल्स ऑफ इकोनॉमी एंड सोशल हिस्ट्री। ठीक है, ये बुक आपकी पब्लिश हुई थी 1929 में। किसने की थी? मार्क ब्लॉच ने। तो आपको एनाल स्कूल में मार्क ब्लॉच का नाम याद रखना है और लूसन फेबर का नाम याद रखना है मेनली फोकस। और ये स्कूल कहाँ का है मैंने आपको बता ही दिया, फ्रांस का। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। बाकी बहुत सारे इतिहासकार है, सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव है, उसके अंदर जो बुक्स एंड ऑथर है वो आपको लर्न करना है। लेकिन एनाल स्कूल का जो मेन फोकस मुझे आपको जो बताना था कि ये आखिरकार स्कूल में क्या सिखाया जाता है, क्या कहा जाता है, वो मैंने आपको बता दिया। यूनिट 8 भी हमारा कंप्लीट होता है। यूनिट 9 की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट 9 की तरफ जब आप बढ़ोगे, इसमें से भी क्या आ जाए हमें कोई आइडिया नहीं, कोई सिंगल भी आ सकता है, वैसे भी आ सकता है, लोकल, माइक्रो और ओरल।
देखो यहाँ पर अगर इस चैप्टर के बारे में बात करें तो ओरल से समझ रहे हो, ओरल हिस्ट्री, यानी हमें यहाँ पर जो आपके मौखिक तौर पर जो इतिहास देखते हो, पहले के टाइम पर जो एविडेंस हमें मिलते, जब तक रिटर्न नहीं आया था तो ओरली हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिली। और ओरल हिस्ट्री के थ्रू अगर हम बोले कि ये हमारा जो एविडेंस होता है वो उतना अच्छा नहीं माना जाता, राइट, क्योंकि फिर उसमें मैक्सिमम श्योरिटी नहीं होती कि ये बात सही है या नहीं। एक होता है ना, अभी आपने मुझसे पूछा, आज मैंने आपको ये पूरी मैराथन सेशन कराया, राइट, अगर कल आज मैं, बेशक ये हमारी मैराथन सेशन पूरे 2 घंटे की होगी, ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं तो आप में से 5 मिनट भी मुझे इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भूल जाएंगे, उसके लिए बार बार पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा फिर। लेकिन इतनी जल्दी हम इतनी सारी चीज़ों को कैप्चर नहीं कर सकते, या फिर किया है तो अगर यही चीज़ मैं आपसे 1 हफ्ते बाद पूछूं इस वीडियो के देखने के बाद, तब भी आप लोग भूल जाओगे, फिर आप कहोगे शायद मैम ने ये चीज़ बताई थी या कही थी। तो ओरल में ये होता है, आज तो चलो हमारे पास हम वापस जाकर के वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन पहले के टाइम पर ये चीज़ें नहीं थी। तो ये होता है माइक्रो, मतलब छोटा, यानी अब जो हमारे इतिहासकार है अपनी जब हिस्ट्री राइटिंग लिखते हैं ना, तो उसको कैसे लिखते हैं, लाइक अ समरी। एक होता है हमने पूरा चैप्टर एक जल्दी से एक ओवरव्यू कर लिया और हमने उसकी समरी बता दी कि आगे कैसे। आप लोग मूवी देखने जाते हो, उसमें 2-3 घंटे लगा कर आते हो, लेकिन जब कोई और पूछता है कैसी थी मूवी, क्या था, तो आप 5 मिनट में उसमें पूरा मूवी खत्म कर देते हो, राइट, उसे कहते हैं माइक्रो हिस्ट्री। लोकल के अंदर दोनों आता है, माइक्रो और ओरल दोनों। तो ये अकेले ये तीनों टॉपिक एक एक करके भी आ सकता है, 10-20, ये उनकी चॉइस, उसके अकॉर्डिंगली आपको याद रखना है। फिर आ जाओ इन्वायरमेंट हिस्ट्री। इन्वायरमेंट हिस्ट्री से एक बात तो समझ आ रही है कि इस चैप्टर में इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, हमारे पर्यावरण से रिलेटेड है। ये अच्छा टॉपिक है। देखो ये वाला तो चांसेस अगर एग्जाम में आए तो शायद 10 मार्क्स में आ जाए। तो इन्वायरमेंट हिस्ट्री का एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए तब क्या लिखना है, उसके बारे में भी चलो समझ लेते हैं। देखो इन्वायरमेंट हिस्ट्री, जैसे अब इसमें हम बात करें तो ऑब्वियस है, इसमें जो आपको बुक्स याद रखनी है वो इन्हीं इन्वायरमेंट के बेस पर होगी, लाइक इन्वायरमेंट एंड हिस्ट्री, ये एक जर्नल है, ठीक है। और इन्वायरमेंट आप समझ रहे हो, पर्यावरण, इकोलॉजी, इसके बाद में। और हमें पता है इन्वायरमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी हिस्ट्री में, ये भी हमारी पूरी सभ्यता, एम्पायर को ख़त्म कर सकती है, तो इसका भी बहुत, तभी तो हमारे इतिहासकारों ने इन्वायरमेंट के बेस पर भी बुक लिखी है और हमें बताया कि इसकी शुरुआत और या फिर इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। इन्वायरमेंट हिस्ट्री की शुरुआत अगर है बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती है और यहाँ पर बहुत अच्छा इन्वायरमेंट का रोल हमें देखने को मिलता है। और बिना इन्वायरमेंट की हिस्ट्री को इंक्लूड कर अपने इतिहास को कोई भी इतिहासकार पूरा नहीं कर सकता। समझ रहे हो? मान लो आज ये हड़प्पा के बारे में इन्हें एक्सप्लेन करना है कि ये डिक्लाइन कैसे हुआ या फिर वो पीक तक कैसे पहुंचा, तो बिना इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक कंडीशन, जोग्राफिकल कंडीशन बताए हुए वो पूरी सभ्यता को आप खत्म नहीं कर सकते, फिर वो आधी अधूरी मानी जाती है। जैसे इसी के अंदर आप एनाल स्कूल का भी एक थोड़ा ओवरव्यू ऐड ऑन कर सकते हो। एनाल स्कूल में मैंने आपको क्या बताया, यही तो बताया कि ज्योग्राफिकल बेस पर भी हम अपने इतिहास को पढ़ते हैं। जैसे आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन देखो, यहाँ पर क्या है कि आज ज्योग्राफिकल, यानी देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन, हमारी जो सभ्यताएं थी ये बनी कैसे, इसके पीछे का कारण क्या था, रिवर, लैंड आपकी जब फर्टाइल हुई, उपजाऊ हुई, तभी तो आज अगर रिवर, फिर क्या हुआ आगे जाके, और यही हमारा कारण भी बना एंड होने का, डिक्लाइन होने का भी। तो ज्योग्राफिकल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये आपको याद रखना है। तो इसी में एनवायरमेंट हिस्ट्री में एनाल स्कूल को ऐड ऑन कर लेना, तो फायदा देखो, एनाल स्कूल कर लोगे तो एनवायरमेंट हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा। एनाल स्कूल में मैंने आपको मार्क ब्लॉच का नाम बताया, फर्नेट ब्रॉडल आपको याद रखना है, उनके भी पर्सपेक्टिव से आप इसमें बता सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे इम्यूनल ने बताया, तो सबके पर्सपेक्टिव से आपको इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने पूरा एवोल्यूशन बताया, एनवायरमेंट हिस्ट्री, ऑब्वियस सी बात है, आप खुद देखो ना, स्टोन एज, पैलियोथिक, पूरा पाषाण काल से लेकर के हम आगे तक बढ़े हैं। तो इस टाइम तो आइस एज, हिमयुग का टाइम था, तब लोग कैसे रहा करते थे। फिर आपका वेदर चेंज हुआ, वार्म हो गया, तब लोग फ्लोरा फोरा का एविडेंस मिला। और आगे जब इस तरीके का इन्वायरमेंट हो गया कि आपको एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, क्या ये हम इस टाइम पर कर सकते थे? नहीं, लोगों ने अपने सोसाइटी को या फिर अपने आप को एडजस्टमेंट उसी तरीके से किया जैसा इन्वायरमेंट हमारा बदलता गया, ठीक है। लाइफ, ह्यूमन की लाइफ पर भी उसका अच्छा खासा इम्पैक्ट है या इफेक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सब आपका हो गया फर्स्ट ब्लॉक। तो फर्स्ट ब्लॉक आपने अच्छे से कर लिया, और थर्ड ब्लॉक डेफिनेटली है, वैसे तो पूरे ही चांसेस है कि आप 5 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, लेकिन हम चलो फिर भी 4 क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। मतलब 2 क्वेश्चन, आप 2 क्या 3 क्वेश्चन, अगर आपने फर्स्ट ब्लॉक अच्छे से कर लिया ना, तो सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन आराम से निकाल लोगे, ठीक है। तो लेकिन हमें थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ना है, तो
ऑब्वियस है मैं आप सभी को सेकंड ब्लॉक कंप्लीट तो नहीं पढ़ा पाऊंगी क्योंकि सारे चैप्टर तो नहीं, मैराथन सेशन में इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मैं आपको बता दूं उतनी बहुत ही है, क्योंकि सेकंड ब्लॉक में बहुत सारी चीज़ें डिटेल में करना हो तो आप पढ़ सकते हो। इंडियन हिस्टोरियोग्राफी के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं तो उसके परस्पेक्टिव से मैं आपको ये सारी चीज़ें बता देती हूँ, ठीक है। इसमें जो मेन चैप्टर है उसका ओवरव्यू दे देती हूँ, बाकी आप लोग खुद यहाँ पर पढ़ लेना। इंडियन हिस्टोरियोग्राफी के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, इस वाले ब्लॉक के अंदर आप देखोगे तो इस ब्लॉक के अंदर यूनिट 12 से लेकर के 26 है, सबसे ज्यादा चैप्टर यहाँ पर है। देखो इसमें से एक तो जो यूनिट 12 है ये अच्छा है, इसे पढ़ लेना। अर्ली ट्रेडिशन के बारे में, जिसमें आपको वेद के बारे में बताना है, ठीक है। 4 वेद है ना आपके, यजुर्वेद, ऋग्वेद, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आपके पुराण, जो 18 पुराण है, इसको एक्सप्लेन करना है। हमारे जो एपिक्स है, महाभारत, रामायण, उसके बारे में कि महाभारत में हम किसकी कहानी पढ़ते हैं, आपके 2 भाइयों के बारे में, वो एक्सप्लेन करना है। रामायण में राम और सीता और लक्ष्मण के बारे में हम बात करते हैं, वो सब आप इसमें लिखोगे। फिर आते हैं आपकी जितने भी, अगर हम बात करें प्रशस्ति, प्रशस्ति सभी को पता है, प्रशंसा जो होती है समुद्रगुप्ता की, इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति जो आप देखते हो, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, वो सारी चीजें आपको इसमें सॉल्व करनी है, ठीक है, ये कर लेना। यूनिट 13 देखो, ये वो चैप्टर है जो मैं आपको बता रही थी, इंडो पर्सियन। इसमें आपको दिल्ली सल्तनत और आपके मुगल्स को क्लियर करना है। एक मैराथन मैंने और अपलोड किया है, यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख लेना। यूट्यूब चैनल पर भी MHI 03 के ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर ऑलरेडी समझा रखी हैं कि दिल्ली सल्तनत में मुगल्स में जो बाबर, अकबर, हुमायूं, जिसने जो भी बुक्स लिखी और किसने क्या क्या चीज़ एक्सप्लेन की, वो सब कुछ मैंने बताया हुआ है। दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो तब आपको करना है। अदरवाइज इंडो पर्शियन आ जाएगा मेडिवल के टाइम पर, तब तो हमें दोनों ही बातें यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। फिर आप लोग इसमें यूनिट 20 कर लो, लाइक सबल्टन स्टडीज, और आई थिंक ये आपके उसमें भी है असाइनमेंट में। सबल्टन स्टडीज की बात करें तो यहाँ पर जो हिस्ट्री राइटिंग लिखी गई, इस पर जो मेन फोकस है वो कॉमन पीपल पर किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर सबल्टन का मतलब ही यहाँ पर क्या है, आपके सबऑर्डिनेट क्लास, और इस पर बात की है रणजीत गुहा ने। इसमें आपको किस इतिहासकार का नाम याद रखना है, रणजीत गुहा। रणजीत गुहा ने क्या लिखा, आपके कॉमन पीपल के इतिहास लेखन यहाँ लिखा, उनके बारे में बताया कि सोसाइटी में इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है। रणजीत गुहा आपके नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादियों से, मार्क्सिस्ट, मार्क्सवादियों से भी बहुत नाराज थे। क्यों? जस्ट बिकॉज इन्होंने किसी ने भी कॉमन पीपल पर फोकस नहीं किया, क्योंकि सोसाइटी में कोई भी मूवमेंट, आंदोलन चला है तो भाई उनका भी इंपॉर्टेंट रोल है, किसी ने उस पर क्यों नहीं ध्यान दिया। मैंने कई बार एक चीज़ बताई है, कॉमन पीपल और दूसरा जो है हमारी वुमेन, इन दोनों की हिस्टोरियोग्राफी लिखने के टाइम पर इतिहासकारों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जस्ट बिकॉज इनसे रिलेटेड एविडेंस बहुत ही कम थे। ये आपको भी पता है, क्योंकि इन लोगों पर ध्यान ही नहीं दिया गया। तो जब हम किसी पर फोकस ही नहीं करेंगे तो हमें इनके बारे में प्रॉब्लम पता ही नहीं होगी, समझ रहे हो। इन लोगों के बारे में बताया जरूर गया था, लेकिन आपके अपर क्लासेस के साथ ऐड ऑन करके, इनका इंडिविजुअली कोई यहाँ पर मेंशन नहीं किया कि इन लोगों का क्या रोल रहा है। तो रणजीत गुहा ने यहाँ पर कोशिश करी, जितने भी सबऑर्डिनेट आपकी क्लासेस आती है, चाहे वो आपके क्राफ्टमैन हो, ट्रेडर्स हो, आर्टिस्ट हो, सबको यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन किया था। वो सबल्टन स्टडीज में करना है। फिर आपका यूनिट 21 देखो, जेंडर भी अच्छा है आपको। इसमें आपका यही वुमेन का मैंने आपको बताया, जिसमें वुमेन के इतिहास लेखन के बारे में बात की गई है। आपको पता है कि वुमेन की हिस्ट्री राइटिंग भी यहाँ पर लिखी गई है, वुमेन्स की इंपॉर्टेंस के बारे में भी बताया गया, और यहाँ पर इन लोगों का भी सोसाइटी में इंपॉर्टेंट रोल रहा है, और बहुत सारी बुक्स लिखी गई। देखो ये बुक्स एंड ऑथर तो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, ये आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। मैं बस आपको ओवरव्यू दे रही हूँ किसमें आप क्या क्या चीजें बता सकते हो। देखो यूनिट अगर मैं बात करूँ 19, वो भी हिस्ट्री फ्रॉम बिलो। हिस्ट्री फ्रॉम बिलो भी सेम बात है, सबल्टन स्टडीज की तरह। हिस्ट्री फ्रॉम बिलो मतलब सबसे जो नीचे लोअर क्लासेस है ना, इस पर मेन फोकस करना हमें। लाइक अभी हम जब कुछ भी पढ़ते हैं तो किस तरीके से पढ़ते हो, किंग, सबसे पहले किंग होते हैं, फिर आपके जमींदार होते हैं, फिर पीजेंट होते हैं। तो पहले हमारा फोकस राजा पे होता है, फिर जाके पीजेंट होता है, तो उसे हिस्ट्री फ्रॉम अबव कहते हैं। लेकिन अब हिस्ट्री फ्रॉम बिलो पे क्या है, पहले हम किसान का रोल बताएंगे, समझ रहे हो। फ्यूडलिज्म, सामंतवाद का टॉपिक सभी ने पढ़ा है। बेशक हमें इस पिरामिड में राजा टॉप पर दिख रहा है, लेकिन इस पिरामिड की जो नींव है वो किसानों के हाथ में है। इनको कुछ हुआ, ये बाहर चले गए, पिरामिड आपका बचेगा नहीं, समझ रहे हो। बस वही हिस्ट्री फ्रॉम बिलो भी सबल्टन स्टडीज की तरह ही है जब आप इसको करोगे। इसी तरीके से यूनिट 23 है आपका पीजेंट के ऊपर, वर्किंग क्लास के ऊपर, कास्ट के ऊपर। तो इन सब पे फोकस किया गया है। बस इसमें क्या है, MHI 103 है, तो बुक्स एंड ऑथर हमें याद करने।
तो पीजेड ने आपके बहुत सारे मूवमेंट चलाए, वर्किंग क्लास के भी टाइम पर बहुत सारे आंदोलन हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हुआ, और यहाँ पर इनका क्या क्या रोल रहा वो सब कुछ आपको बताना है। बस अब क्या फर्क है, पहले हम इसको डायरेक्टली मेंशन करते थे, अब बुक्स और ऑथर के साथ मेंशन कर रहा है कि इस बुक में इन इतिहासकार ने ये चीज एक्सप्लेन की है। इसी तरीके से यूनिट 24 है आपका रिलीजन यानी धर्म, रिलीजन और कल्चर के बारे में एक्सप्लेन करना है कि उस टाइम के लोग कौन कौन सी संस्कृति को फॉलो करते हैं। ऐसे ही आपका यूनिट 26 है इकोनॉमिक हिस्ट्री, तो ये मैंने अभी बताया नाल स्कूल के अकॉर्डिंग हमारा जो आर्थिक इतिहास भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके थ्रू हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो ये चैप्टर के नाम कहानी आप लिख सकते हो, काम आपका है कि आप इन्हें याद करो, समझ रहे हो, आपकी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब रिलीजन की भी बात करें तो पहले क्या था कि पहले जो पूरा एक तो हमारा होता है वैदिक रिलीजन, है ना, यानी इस पे फोकस की जाते हैं, इस पे बोला गया कि इसे फॉलो करना है। आगे जब ब्रिटिशर्स का टाइम आ गया तो इन लोगों ने वेस्टर्न एजुकेशन यानी इंग्लिश को इम्पोर्टेंस दी। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं, कुछ ऐसे ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने बोला कि नहीं, वैदिक पीरियड, वैदिक को, वेदों को जानना जरूरी है, उससे ही कुछ बात बनेगी। लेकिन कुछ है जो आपके वेस्टर्न एजुकेशन को बोलते हैं कि सोसाइटी में डेवलप लाना है, प्रोग्रेस लाना है, तो वेस्टर्न एजुकेशन इंग्लिश होनी चाहिए, क्योंकि बात तो गलत है। जरूरी थोड़े कि इंग्लिश ही होना जरूरी है। हमें जब अपने वेदों का ज्ञान नहीं होगा, पुराण की नॉलेज नहीं होगी, तो हमें कैसे अपनी संस्कृति के बारे में पता होगा। ठीक है, ये सब कुछ आपको अपने इस MHI 103 के हर एक चैप्टर में करना है। ओवरव्यू मैंने मैक्सिमम टॉपिक्स के आपको दे दिए, जो रह गए वो आपको करना है। दूसरा एक और मैराथन है, वो आप उसको देख लेना, यूट्यूब चैनल पर ही मिल जाएगा आपको, जिसमें नेशनलिस्ट, कॉलोनियल सब कुछ मैंने आपको बताया है। नेशनलिस्ट चलो मैं आपको बता देती हूँ, राष्ट्रवादी। नेशनलिस्ट का मतलब क्या है, राष्ट्रवादी। तो ऑब्वियस ये राष्ट्रवादी जो है ये अपने नेशन, राष्ट्र की तो तारीफ करेंगे और बताएंगे ना कि हमारा देश कितना अच्छा है। कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी में ब्रिटिशर्स की बात होती है, जहाँ पर ब्रिटिशर्स अपने आप को जस्टिफाई करेंगे, बोलेंगे इंडिया का जो विकास हुआ है वो हमारे वजह से हुआ है, भारत को कुछ नहीं आता था, है ना, अनएम्प्लॉयड है और अनएजुकेटेड है, इसलिए बेरोजगार है, समझ तो है नहीं तो कोई भी बेवकूफ बना के जा सकता है, ऐसा ब्रिटिशर्स का मानना है। तो ये अपने आप को जस्टिफाई करेंगे, लेकिन कोई अगर आपके बारे में गलत बोलेगा तो आप भी तो जवाब दोगे। फिर नेशनलिस्ट जवाब देते हैं कि ब्रिटिशर्स ने जितनी भी गलत बातें हमारे भारत के लिए बोली है, फिर जाके नेशनलिस्ट का ओहदे होता है जिसमें वो अपनी बातें कहते हैं। ठीक है, ये सब कुछ आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। बाकी तो मेनली बुक्स एंड ऑथर्स आपको याद करनी है। आशा करूंगी ये मैराथन सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बुक्स एंड ऑथर याद करने का काम आप सभी का है, मैंने आपको बताया, बाकी कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया, आप क्या क्या बातें लिख सकते हो। बुक्स याद करो, उनके वर्क याद करो, और मतलब ऑथर यहाँ पर अगर हम बात करें कौन से इतिहासकार ने कौन सी बुक लिखी है और उस बुक में क्या स्टोरी है, क्या एक्सप्लेन करा है। स्टोरी तो आप सभी को पता है, वो अगर आप डायरेक्ट लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन ऑथर्स के साथ, बुक के साथ लिखना जितना आप याद कर सको। ये नहीं है कि सिर्फ 2-3 ही याद करने हैं, नहीं, वरना 20 मार्क्स का सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ आज की ये मैराथन क्लास आपको हेल्पफुल रही होगी। कोई भी डाउट या क्वेरी है तो कमेंट के थ्रू पूछ लेना। बाकी की मैराथन सेशन भी मैं आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। आज की मैराथन सेशन कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप चैट पर भी बता सकते हो, जितने भी ऐप पर इस वीडियो को देख रहे हैं आप चैट के थ्रू भी या फिर लाइक कर सकते हो अगर आपको ये हेल्पफुल रही। एग्जाम के बाद ज़रूर बताइएगा कि आपकी मैराथन सेशन एग्जाम के लिए कितनी हेल्पफुल रही। तो चलिए क्लास को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड नाइट।